मैं महाराणा प्रताप के घोड़े जिसका नाम चेतक है उसका चित्र बनाकर लेकर कक्षा में जाऊं और मैं यदि उसकी पूर्व सज्जा और पूर्ण सज्जा चेक नहीं करूं तो क्या पता कि 4 टांग का चेतक 3 ही टांग का रह जाए। और बच्चों को लाइन पढ़ा रहा हूं कि चेतक की 4 टांगें थी, माना एक टांग ऊपर रखता था वो, लेकिन थी तो कितनी? 4 थी तो 4 ही ना। अब मैं जैसे ही कागज मैंने हटाया और मैंने चेतक का चित्र दिखाया, बच्चों ने तो कह दिया गुरुजी आप 4 पढ़ा रहे हैं, चेतक की तो 3 ही टांग हैं। कहा रे बावड़ो, एक घड़ी रेगी दिखे। तो पूर्व सज्जा बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से 25 अप्रैल की एग्जाम के लिए आपको इतने जत्न करने हैं, इतने प्रयास करने हैं, इस कदर अपने आप को व्यवस्थित और अनुशासित जीना है कि 25 तारीख के पहले की रात जब आप सोएं तो पसीने पर, ललाट पर पसीना नहीं होना चाहिए आपके, रात की नींद हराम नहीं होनी चाहिए आपकी। जब सोवो तो इस विश्वास के साथ सोवो कि आज की रात के बाद जो रात होने वाली है वो अपने जीवन में कुछ एक नया परिवर्तन लेकर आने वाली है। सुबह की क्लास में एक प्रमोद कुमार जी पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट रैंकर वाले भैया आए थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही आज आपसे। अच्छी बातें तो खैर हम बहुत बार सुनते ही हैं, पर कभी कभी वापस सुन लेते हैं तो थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे साथियों, आप लोगों के जैसे लोगों को संबोधित कर रहे थे वो, कि रात को सोते समय एक बार जरूर अपने माँ बाप को याद करना। आप सभी उस लाइन के पीछे कितनी गहरी बात वो कह गए कि माँ बाप को याद करने का प्रयोजन क्या है। घर से जब हम निकलते हैं तो बहुत सारी उम्मीदों का बोझ और थैला हमारे कंधे पर होता है कि जा रहा हूँ मतलब नौकरी लेके आऊँगा, जा रहा हूँ मतलब 3 महीने पढ़ाई करके आऊँगा, और जब आऊँगा तो माँ हमारी जब घर में घुसते हैं ना तो बड़ी आशावादी नज़रों से, कातर भाव से हमारी तरफ देखती हैं। गृहस्थी वाले हैं तो लोग लुगाई जो अपनी पति पत्नी है बेचारी वो देखती हैं कि गया तो मेरा राम कुमार था लेकिन आएगा जब मास्टर राम कुमार बन के आएगा, और जब पानी भरने जाएंगी कुएं पर तो बड़े उसमें रहेगी, देख लो हमारो पति बनवाड़ो से। भाई हम तो गांव के लोग हैं तो कैसे न कैसे हर प्रकार से आनंद लेते हैं। अभी बना नहीं है लेकिन उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा पति गया है तो मास्टर बन के ही लौटेगा। मेरे बेटे की बहू यानी सास भी उम्मीद आपसे लगाई है, ऐसे प्यार करे चाहे ना करे। जिस दिन आप यदि वधू हैं घर में नौकरी वाली बन के गई ना, वातावरण ही चेंज हो जाएगा। और उस सब के लिए आप लोगों को 3 महीने अपने आप को व्यवस्थित तरीके से करना है। उस कड़ी में एक छोटा सा प्रयास जो मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ वही मेरा ये है कि हमारी रेट भर्ती परीक्षा में एक भाषा है जिसको आप कतई नहीं पढ़ना चाहते हो भले ही, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा। माना कि कुछ काम हम नहीं चाहते हैं कि हम करें, लेकिन कुछ काम नहीं चाहने के बावजूद भी हमको करने पड़ते हैं। उनमें से एक काम ये भी है, कई साथी ऐसे होंगे 1-2% को छोड़ करके बाकी 97-98% जिन्होंने 10वीं कक्षा के बाद कभी संस्कृत का मुंह नहीं देखा होगा और कभी गच्छति गच्छति सुन लिया होगा तो उल्टी का सा जी हो गया। इंग्लिश में हेलो हाई सुन करके भले आपकी तबीयत खुश हो जाए, आपकी बुखार उतर जाए, लेकिन गच्छति गच्छति सुनते ही मन करता है कि जैसे मैं तो पता नहीं ऐसे बावड़ा से हो रहा हूँ, अच्छी ऐसा होता है। लेकिन वो आई आपकी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाएगा, ये थोड़ा ना आपको पता था। तो इस दुर्घटना से बचने के लिए और इस भाषा के प्रति जो ये रवैया है उसको बदलने के लिए 3 महीने आपको उसको संगिनी की तरह व्यवहार करना है कि संस्कृत भी मेरी अपनी भाषा है, ये मेरा सिलेक्शन करवाएगी, बहुत प्यारी भाषा है। ऐसा झूठ मूठ में ही मान के चलो, लेकिन आपको मान के चलना है, क्योंकि संस्कृत भाषा रीट परीक्षा के हिसाब से भी बात करूँ, बहुत सारी चर्चा हम करेंगे, तो उसमें यदि आप अच्छा उसको समझ लेते हो, देखो पढ़ने से 30% हो जाए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यदि आप किसी भी विषय को समझ के जाते हैं तो संभावना हो जाती है कि वहाँ पर आपके 28, 29, 30 प्रश्न हो जाएं। मानते हो ना आप इस बात को? गणित के सवाल आपने कभी पासबुक से देख देख के पढ़े हैं? हम खुद अपने पेन और कॉपी या स्लेट से लेकर के उनको हल करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गणित पढ़ने का नहीं, गणित समझने का विषय है। ग्रामर जिस भाषा में होती है या भाषा है तो ग्रामर होगी, तो वहाँ पर भी सेम टू सेम आपके गणित का ही सूत्र काम करता है। भाषा को कभी पढ़ा नहीं जाता, भाषा को तो समझा जाता है, चाहे वो आपकी ग्रामर हो, चाहे भाषा से अभिव्यक्त आपके विचार हो, या फिर भाषा से आप जो भी व्यक्ति कर रहे हैं वो हो। तो उस भाषा के लिए यदि आप उस भाषा के लिए अपने आप को तैयार करके परीक्षा हॉल में जाते हैं, पढ़ करके नहीं थोड़ा उसको समझ के जाते हैं, तो अमूमन मेरा अनुभव है, आज तक 8 साल हो गया आप लोग बीच काम करते, निश्चित रूप से आप उस परीक्षा में 28-29 सवाल थोड़ी मेहनत करके आराम से आप कर लेते हैं। मेरा ये भी अनुभव है कि साइंस मैथ का विद्यार्थी, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि साइंस मैथ वालों की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होती होगी, लेकिन फिर भी जब वो कहते हैं कि साहब संस्कृत का पेपर मेरा बहुत बढ़िया रहा, अलग अलग अध्यापक हैं, अपना अपना हुनर है, कोई आपको विश्वास में ये लेके कहता है कि मैं आपको 30 में से 30 दे दूंगा, मैंने तो आज तक कभी नहीं कहा, क्योंकि मैं ना तो बाबा जी हूँ, न कोई साधु सन्यासी की बबूती दीर पीलक घोड़ बन गई तेरी जिंदगी, इसको पी डाला तो लाइव
मिस कर रहे होंगे उस शब्द को आप, जिंगल है, तो मेरे पास तो है ही नहीं ना, मैं तो शिक्षक हूँ। अरे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो कोई ऐसे जादू से थोड़ा ना मूर्ति बनती है, छेनी से पत्थर से ठोक ठाक करके फिर मूर्ति का स्वरूप ढालता है, ईमानदारी से मेहनत करके उसको जितना समर्पण से वो करता है मूर्ति उतनी ही अच्छी बन जाती है। क्या फर्क है कि हम अच्छी मूर्ति नहीं बना सकते? क्योंकि भावना की कमी है। वो जब बनाता है तो डूब जाता है, चित्रकार चित्र बनाता है तब डूब जाता है, वो भूल जाता है सब कुछ, इसलिए बहुत अच्छा चित्र बना लेता है। हम जब चित्र बनाते हैं तो सबसे पहले ख्याल आता है मैं घोड़ा बना रहा हूँ लेकिन गारंटी बनेगा गधा ही, ये भावना हमारी यहीं रह गई, और वो हकीकत में गधा भी नहीं, पता नहीं और कोई दूसरा ही बन जाता है। तो भावना का बहुत फर्क पड़ता है। एक शिक्षक ईमानदारी से नैतिक भाव लेकर के और ये संकल्प के साथ काम करे कि ये मेरे साथी वो लोग हैं जिसको मेरी जरूरत है, इनको मुझसे उम्मीदें हैं, आशाएं हैं कि ये आदमी हमको कुछ सिखा के भेजेगा। और यदि वो अध्यापक ईमानदारी से वैसे ही काम करे कि चलो ठीक है 30 में से 30 ना सही, मेरी तरफ से मैं 26-27 देता हूँ, यदि आपकी योग्यता होगी, आपकी मेहनत, आपकी लगन होगी तो 27 से 30 भी आप कर सकते हैं। भाई 30 का 30 तो कोई कैसे कर सकता है? ईश्वर के अलावा, परमात्मा के अलावा बाकी सब द्वितीय लोग हैं। हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास है, परिणाम तो ऊपर वाले के हाथ में है। अब मैं यही 30 में से 30 दे दिया तो मैं ही परमात्मा हो गया, तो इसका मतलब अहंकारी हूँ, झूठी बात कह रहा हूँ, पागल बना रहा हूँ आपको। तो चर्चा करते हैं आज हम एक बार फिर। अग्रिम शुभकामनाएं कि जो लोग पढ़ने वाले हैं उनकी नौकरी लगे, जो योग्य है उनकी नौकरी लगे, जो बहुत मेहनत करके जीवन को इसका अपना मूल आधार समझते हैं। वैसे भी बीएड और एसटीसी करने वाले हम लोग जो भी हैं ज़्यादातर गांव के लोग हैं। शहर में आपका जन्म है तो बहुत सौभाग्यशाली, आप हमारी नज़रों से अंबानी से कम नहीं है, क्योंकि हम तो गांव में जन्मे, इसलिए हमको तो दूर का आदमी और विशेषकर से जो शहर का आदमी वैसा लगता है कि जैसे अंग्रेज और हिंदुस्तानी में फ़र्क होता है ना, उतना फ़र्क हम गाँव वाले और शहर वाले में है। बराबर की सीट पर कोई नहाई धोई मैडम होती है तो हम 2 फीट दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें तो पसीने की बदबू आ रही है, उधर सेंट की खुशबू आ रही है ना। सूंघ ले तो प्रॉब्लम, क्या सूंघ रहा है, और नहीं सूंघे तो उतरने के बाद प्रॉब्लम कि इतना अच्छा सेंट था, सूंघा क्यों नहीं मैं। बहुत सारी चीज़ें हैं तो समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। उसमें यदि मान लीजिए कि आज का ये दिन हम कल वापस यहाँ बैठे कि ना बैठे, कहीं पर भी आप तैयारी करें, लेकिन 1-2 घंटा जो मैं आपका लेने वाला हूँ, इस 2 घंटे 1.5 घंटे की क्लास के बाद भी जब आप पढ़े तो ये 2-4 लाइनें मेरी कि पाठ्यक्रम किस प्रकार होता है, किस प्रकार पढ़ाई हम कर सकते हैं। संस्कृत को आधार मान करके यदि आप इस जिम्मेदारी को निभाते हैं कि यार ये भाषा मेरा बेड़ा पार कर देगी, तो इतना मेरा विश्वास है कि इस भाषा को यदि आपने बहुत प्रेम से सीखने का प्रयास किया ना, तो ये आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं करेगी। अब तक का अनुभव है, साइंस मैथ के विद्यार्थी जिन्होंने 10वीं के बाद, आर्ट्स के विद्यार्थी जिन्होंने 10वीं के बाद जो पेपर दिया, मुझे नहीं पता कि औरों में भले उसके कम नंबर क्यों आए होंगे, लेकिन संस्कृत में फिर भी, मैं ये नहीं कह रहा मुझसे पढ़ा हो, कहीं भी तैयारी करा हो, बस उसने संस्कृत को प्यार प्रेम से सीखने के भाव से पढ़ा हो, तो आराम से 25, 26, 27, 28 तक आराम से पहुंचा जाता है। अभी तो आपकी जुनून और आपकी लगन है कि आप उसको कितना आगे तक ले जाते हैं, 30 तक ले जाते हैं, 29 तक ले जाते हैं। तो थोड़ी चर्चा मैं आपके सामने वो करता हूँ, फिर कुछ बातें हैं जो बाद में हम करेंगे कि हिंदी संस्कृत में जो समानताएं हैं, कुछ मौलिकताएं हैं, कैसे हम संस्कृत को तैयार करें, कितना पढ़ें, कितना समय दें। कुल मिलाकर के हमारा प्रयास है कि हम चोर बने। चोर का मतलब परीक्षा की दृष्टि से हमारा एक ही प्रयास होना चाहिए कि कितने प्रश्नों की चोरी हम कर पाते हैं। 30 में से हम 29 चुरा लिए, 30 चुरा लिए, 28 चुरा लिए। आप में से मैं सवाल करूँ ना कि कौन कौन ज्ञानी बनना चाहता है, और फिर दूसरा सवाल करूँ कि कौन कौन परीक्षा के 30 प्रश्न चाहता है, तो दूसरे वाले का ही समर्थन करेंगे हम सब। तो आज परीक्षा की तैयारी करना, पढ़ना भी चोरी करने जैसा हो गया। दुनिया भर की किताबें पढ़ी हैं, इतनी मोटी किताब है, लेकिन प्रश्न तो 150 ही लेने हैं। समझ रहे हैं आप? अब जो जितना बड़ा चोर है, हुनरबाज है, कलाकार है, जादूगर है, वो उतना उसमें से निकाल लेता है, सारा का सारा याद करके जाता है कोई परीक्षा में। फर्स्ट रैंक लेने वाले लोग बाग, आपके सामने जो आदमी खड़ा है वो भी हर बार परीक्षा में पहली दूसरी रैंक से पास हुआ, अब तक का रिकॉर्ड है। ऐसा क्यों हुआ? मेरे पास में कोई जादूगरी थोड़े ना थी, लेकिन हम लोग क्या है कि अच्छे चोर बन गए। हम पढ़ते पढ़ते ये फील कर लेते थे कि यार ये लाइन तो परीक्षा में जरूर आने वाली है, भाई साहब आती है शायद, और ये आएगी। हम प्रश्नों को प्रश्नों की तरह नहीं पढ़े। प्रश्न पढ़ा साहब माहेश्वर सूत्र कितने हैं, नीचे लिखा था उत्तर 17 और टिक करके आ गए कि 17 है। कितने हैं माहेश्वर सूत्र? 14 हैं। चलो मुझे लगा सो रहे हैं आप सभी, क्या जाग रहे हैं आप सभी। अच्छा लगा मुझे कि आप लोग इतना अच्छा सुनते हैं, नहीं तो लगता है कि 17 है साहब, मास्टर कह दियो जो ना कह दियो। अभी मैंने कह दिया गंगा नदी बह रही है, बोले कौन सी नदी? बोले गंगा नदी है साहब। तो आज्ञाकारी है। अच्छा लगा कि आप लोग आज्ञाकारी नहीं अनाज्ञाकारी हैं। कभी कभी अनाज्ञाकारी भी होना चाहिए, नहीं तो ये क्या मास्क के पीछे क्या होता है, जैसे गांव में घूंघट के पीछे कुछ भी हो जाता है। महिला रो रही है कि इधर से इधर कुछ अंगुलियां दे रही है, कुछ पता ही नहीं चलता। सत्संग में गाने गा रही है कि है करके काम चला रही है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो इस मास्क के पीछे भी क्या हो रहा है
कुछ पता नहीं चलता। तो पता चल गया कि कम से कम आप मुझे सुन तो रहे। तो बात करते हैं हम रीट भर्ती परीक्षा को आधार मान करके हमारी जो भाषा होगी, मनोविज्ञान को भी लूंगा थोड़ा, धीर सिंह जी सर हमारे बीच नहीं है, हमने जो प्रयास किया उसके बारे में, हमने क्या सोच के संस्कृत और साइको के साथ पढ़ाने का प्रयास स्टार्ट किया, वो सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। अभी पहले हम जिस उद्देश्य के लिए आए, उद्देश्य हमारा पूरा होना चाहिए। रीट भर्ती परीक्षा में आपने जिस भाषा को पढ़ने का दुस्साहस किया है, आपने जिस भाषा को पढ़ने का बीड़ा उठाया है, उस भाषा का नाम क्या है? संस्कृत। BSTC जिस भाई बहन ने कर रखा होगा, बंधु ने कर रखा है, उसके समकक्ष यदि आपकी डिग्री है तो आपका लेवल कौन सा है? पहला। और यदि आपने B.Ed या उसके समकक्ष डिग्री ले रखी है, शिक्षा शास्त्र या कोई अन्य, तो आपका लेवल कौन सा हो जाएगा? सेकंड। प्रत्येक रीट भर्ती परीक्षार्थी दोनों में से एक लेवल का होगा, या तो आपका लेवल फर्स्ट है या फिर आपका लेवल सेकंड है। और दोनों ही लेवल में आपको 2 भाषाओं का चयन करना पड़ता है। ये भी मैं बात करूंगा कि आपको कौन सी भाषा को यदि आप बनाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा अनुभव रखती है। तो इधर भी आपका एक लेवल फर्स्ट उधर हो गया और एक आपका लेवल सेकंड है, और दोनों ही लेवल में आपको कितनी भाषाओं का चयन करना है? 2। अब बोला गुरुजी, कई बार फोन करते हैं आप लोग, मैसेज करते हैं, सर पहली भाषा इसको बना लूँ तो क्या हो जाएगा, उसको बना लूँ तो क्या हो जाएगा। हम ज़्यादातर जो हमारा है परिपाटी है, हमारी जो आदत में है, व्यवहार में है, हम पहली भाषा हिंदी को बनाते हैं और दूसरी भाषा हम ज़्यादातर संस्कृत या जो अंग्रेजी है उसको बनाते हैं। तो अंग्रेजी के तो भी शायद आप लोगों में से कोई होगा नहीं, कोई ऐसे ही सुनने आया होगा तो अलग बात है कि चलते हैं। कई बाबाजियों के प्रवचन सुने हैं, एक मास्टर के प्रवचन भी सुने आते हैं। तो संस्कृत को हम द्वितीय भाषा बनाते हैं, उसका भी कारण है। प्रथम लैंग्वेज का पेपर आपका थोड़ा सा टिपिकल टाइप का दिया जाता है, उसका कारण है कि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, इसका मतलब आपको बहुत अच्छी आती है वो, इसलिए उस पेपर का स्टैंडर्ड उस हिसाब से आता है। संस्कृत में एक अच्छी बात यह है कि चाहे आप फर्स्ट पेपर बनाएं उसको या सेकंड भाषा बनाएं, पेपर में केवल 19 से 20 होता है, यहाँ 25 से 45 नहीं होता, 10 से 30 नहीं होता, यानी पेपर का स्टैंडर्ड ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। इसलिए बेचारी इस भाषा को तो आप पहली बनाओ चाहे दूसरी बनाओ, ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हिंदी को यदि आप सेकंड लैंग्वेज बनाते हैं तो काव्य शास्त्र के प्रश्न है जिसमें गद्यांश पद्यांश पढ़ने के बाद हमें ये सुखद अनुभव लगता है कि शायद चारों ही उत्तर सही हैं। सीटेट का एग्जाम देने वाले सारे साथी इस बात का समर्थन करेंगे कि प्रश्न पढ़ने के बाद पहला ऑप्शन पढ़ के चौथे पे आते हैं तो पहला भूल जाते हैं, फिर वापस जाते हैं खुजा के इधर से खुजाएंगे, फिर 2-3 बार पढ़ेंगे, उत्ते में लगेगा अरे राम रे इतना टाइम से एक प्रश्न में उसको छोड़ के आगे भग जाएंगे, और बाद में पता चलता है कि जो करके आए थे वो बिल्कुल भी सही नहीं था, जो लग रहा था वो बिल्कुल सही था, है ना, ऐसा होता है कई बार। और फिर वही बात बाद में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, नहीं तो फाड़ डालता पेपर को मैं है ना, हमेशा की तरह वो बात होती है। तो कई बार क्या होता है कि इस तरह का मामला भी बैठ जाता है। तो संस्कृत में ये प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए फिर भी आप आए हैं, आवेदन आप लोगों ने कर दिया हो नहीं करा हो तो स्वाभाविक है कि हम लेवल फर्स्ट यदि लेते हैं हमारा है तो वहाँ पर भी भाषा फर्स्ट में आप ज़्यादातर जो बंधु साथी जिस भाषा को संगीनी बनाते हैं वो कौन? आपकी हिंदी। और सेकंड भाषा जिसको आप चुनते हैं वो भाषा कौन सी हो जाएगी? आपकी संस्कृत। सेम हियर, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, वही आपकी फर्स्ट भाषा यदि आप करते हैं तो यहाँ पर आपकी हिंदी है। और मान लीजिए ऊपर नीचे भी आप कर देते हो, बुरा नहीं लगेगा। कुछ लोगों ने आवेदन कर दिया, बोले गुरुजी मैं तो यहाँ कर दियो अब में कोई दिक्कत नहीं है। आपने प्रथम फर्स्ट भाषा संस्कृत बनाई तो भी दिक्कत नहीं है, और उसको हिंदी को द्वितीय बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जरूरी होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस परीक्षा को मैं देने जा रहा हूँ उसका प्रश्न पत्र कैसा होगा। आप जब संस्कृत का पेपर देखेंगे तो एक बार की रीट भर्ती परीक्षा में संस्कृत के 4 पेपर आते हैं। कितने? कैसे आते हैं? 4। लैंग्वेज में आपका लेवल फर्स्ट है तो 2 पेपर आएंगे, भाषा फर्स्ट का और सेकंड का। लेवल 2 में आप देख रहे हैं नहीं पढ़ रहे तो पेपर तो आएगा ना आपका, तो वहां पर भी भाषा फर्स्ट और सेकंड का। एक प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न आते हैं, 4 से गुणा करेंगे, 4 × 140 हो गया। कितना हो गया? 120 हो गया। और 120 को 4 से गुणा करेंगे तो 580 हो गया। कितना हो गया? देखो कितनी अच्छी गणित है आप लोगों की, और मेरी अभी तक गणित अच्छी नहीं हुई, इतने दिन हो गए। तो 480 प्रश्न तो आपकी परीक्षा में आ चुके हैं। और ये गारंटी देता हूं, आज अपनी 24 जनवरी है, जिस भी बंधु ने इन 480 प्रश्नों को व्याख्या के साथ पढ़ लिया होगा, जिसने ये सोचा होगा कि इस प्रश्न का ये जवाब है तो अगली बार परीक्षा में कौन सा प्रश्न इसके आसपास से आ सकता है, जिसने ये सोचा होगा कि भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि प्रत्यक्ष विधि है, ये प्रश्न आ गया तो अगली बार प्रत्यक्ष विधि का कौन सा प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, कौन लेकर आया इसको, कौन सी भाषा में पहली बार आई, हिंदी शिक्षण की फिर प्रथम जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो कौन सी होगी। यदि इस प्रकार से आपने इर्द गिर्द दाएं बाएं ऊपर नीचे विस्तार से पढ़ा होगा प्रश्नों को,
तो आपके 20 प्रश्न तो तैयार हो गए हैं। अब केवल आपको 30 प्रश्नों के लिए तैयारी करनी है। और यदि आपने अभी तक उन प्रश्नों को ढंग से नहीं पढ़ा, ढंग से पढ़ने का मतलब प्रश्न पढ़ा, उत्तर देकर खत्म, बाकी के 3 ऑप्शन तो चिल्लाते रह गए, एक नज़र मुझ पर भी डाल ले, बोला नहीं डालूंगा, मेरा उत्तर तो मिल गया मुझे, मतलब ही क्या है। तो जब भी पढ़ो विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को सबसे पहले देखना चाहिए। एक राजा दूसरे राजा से जब लड़ाई लड़ता था तो सबसे पहले वो ये सोचता था कि पिछली बार जब शत्रु ने लड़ाई लड़ी होगी तो इसकी रणनीति क्या रही होगी, कैसे लड़ाई लड़ा होगा। तो हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी उस राजा की तरह सोचिए कि पिछली बार के पेपर में इस तरह के प्रश्न इसने पूछे तो अब की बार क्या पूछ सकता है। और 480 प्रश्नों को डिटेल में पढ़ने के बाद आने वाले 30 सवाल आपके 100% 20% वहीं से मिलेंगे आपके, बशर्ते ढंग से पढ़े उनको। आप ऐसे पढ़े कि बस यही आएगा, अब इसके आसपास की पूरी खिचड़ी पकाते हुए चलनी है। तो सबसे पहले जब आप रीट भर्ती परीक्षा में संस्कृत का पेपर देंगे तो आपकी नजरों के सामने आपका प्रश्न पत्र होगा और प्रश्न पत्र की विधा में 3 पार्ट आपके पास होंगे। सबसे पहले आपका आजकल पहले गद्यांश आता था, आजकल क्या आता है पेपर में, सबसे पहले पद्यांश। पद्य कहते हैं हम श्लोक को, वो पूरा श्लोक होगा तो पद्य आएगा। अब आजकल क्या है कि बड़े बड़े, जैसे मैं शुक्लाम वाली प्रार्थना शार्दुल विक्रीडतम छंद में बोलता हूँ, उस प्रार्थना में 4 बड़ी बड़ी लाइन है। अब परीक्षा में टाइप करने वाला उसको भी तो जोर आएगा ना, कह देगा 2 लाइन छोड़ दे, 2 टिप दे, तो या तो पूरा श्लोक पद्य होगा या फिर कोई पद्य का अंश होगा। जैसे ही पद्य खत्म हो जाएगा लगभग 7 से लेकर 8 सवाल आपको इसको आधार मान करके परीक्षा में पूछे जाते हैं। कितने? 7 से 8। फिर आपका एक नया प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा जिसमें छंद नहीं होता, वो क्या होता है? गद्य। और यदि यहाँ 7 से 8 सवाल हैं, यहाँ 7 होंगे तो यहाँ 8 आएंगे, यहाँ 8 है तो फिर यहाँ पर 7 आएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों मिलकर टोटल आपके प्रश्न कितने आने हैं गद्य पद्य में से? 15 लगभग। ऐसा लिखा हुआ नहीं कहीं कि संविधान में कि सब 15 ही आएंगे, ज्यादा भी हो जाते हैं, कई बार इधर थोड़े कम भी हो जाते हैं। और इन दोनों में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 100% बताओ किसको आधार मान करके? व्याकरण के। और ये टोटल प्रश्न लगभग कितने हो गए आपके? 15। गद्य और पद्य में आने वाले शब्दों को, वाक्यों को आधार मान करके आपसे प्रश्न करेगा। एकह राजा आसीत, पूछ लिया राजा में बताइए साहब विभक्ति कौन सी है, वचन कौन सा है, लिंग कौन सा है, इस राजा का बहुवचन में क्या बनेगा। आसीत क्रिया का लकार परिवर्तन करें, लंग लकार से लट में लेकर के आए। ये एकह जो है क्या है, संख्या विशेषण के हिसाब से विशेषण बताइए। इस एकह का स्त्रीलिंग में क्या बनता है। आप इस वाक्य में कुछ गलती करके आपसे दे देगा। किसी भी प्रकार का व्याकरण को आधार मान करके आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। तो जो भी गद्य पद्य आप तैयार करेंगे, गद्यांश पद्यांश तैयार करेंगे, उसको आधार मान करके आपसे जो प्रश्न करता है वो सारे के सारे प्रश्न क्या हैं आपके? व्याकरण के। उसके बाद में तीसरा पार्ट आपके पेपर का होता है जिसमें शिक्षा शास्त्र के प्रश्न आपसे करता है। शिक्षा शास्त्र वो शास्त्र है जिसमें अध्यापक शिक्षण कार्य के दौरान अप्लाई करता है, जिसको आधार मान करके आप सीधी भाषा में क्या बोलते हो? शिक्षण की विधियां। 30 प्रश्नों में से 15 इधर गए तो बताओ 17 बच गए ना आपके? 15 बच गए। तो 15 तो आपके ग्रामर के सवाल हुए, 15 आपके शिक्षण विधियों के सवाल हुए। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है 2015 के पेपर में शिक्षण विधि के 8 ही सवाल आए और व्याकरण के 22 सवाल आए। क्यों आए? क्योंकि व्याकरण का भाग थोड़ा बड़ा है। व्याकरण भाषा का आधार है, बिना व्याकरण के संस्कृत आप नहीं सीख सकते, हिंदी आप नहीं सीख सकते, तो वहां से थोड़ा क्राइटेरिया बढ़ा के दे देता है। दूसरी बात, मैं मान लो व्याकरण का विद्यार्थी हूँ, शिक्षक बन गया, पेपर मेरे हाथ में आ गया, मैं तो पोस्टमार्टम कर दूंगा व्याकरण का, शिक्षण विधि कायमी चाहिए, मुझे क्या मतलब है। लेकिन मैंने एमएड करी और मैं एमएड के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मेरा ग्रामर की तरफ रुझान कम रहेगा और मैं ज्यादा से ज्यादा शिक्षण विधि के प्रश्नों के पीछे पड़ा रहूंगा। आप सब जानते हैं कि पेपर बनाने वाले का मूड, उसका विषय और उसकी योग्यता पेपर के प्रश्नों को निर्धारित करती है। मैं बहुत ज्यादा होशियार हूं, 2 गुना 5 गुना 10 गुना होशियार हो तो मैं पेपर कठिन बनाऊंगा आपके लिए। और मैं मान के चलो कि ऐसे ही नौकरी लग गया और मेरे पास कहे गुरुजी पेपर बना दो, तो सबसे पहले अरे यार तुम मन खड़ा दादा भाई पेपर। फिर मैं क्या करूंगा, छोरा छोरिया ने पूछूला यार, छोरा छोरी की मम्मी ने पूछूला, डायरेक्ट मेथड का बारे में कुछ जाने से तू? हाँ जानू तो छू, सीधी सट पढ़ाबो। तो मेरी घरवाली बता सकती है, बच्चे बता सकते हैं, तो फिर बाकी की प्रजा भी बता ही देगी, तो लिख दूंगा साहब डायरेक्ट मेथड क्या है। इस प्रकार से भी प्रश्न पत्र तैयार होते हैं, यह हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब मूड का बहुत फर्क पड़ता है, मैं किस विषय का हूं उसका फर्क पड़ेगा। अब संस्कृत में 2 ही प्रकार के टीचर मिलेंगे आपको, या तो शिक्षा शास्त्र के टीचर जो एमएड पीएचडी कर रखे हैं वो, जो प्रोफेसर वगैरह हैं, कॉलेज व्याख्याता हैं, वो प्रोफेसर है, प्रिंसिपल हैं, और दूसरे जो केवल ग्रामर को जानने वाले हैं। तो जिसको जैसा होता है 2-4 प्रश्नों में आगे पीछे कर देता है। इसलिए कई बार ऐसा है 20 प्रश्न आ जाते हैं ऊपर ग्रामर में और यहाँ आपके 10 रह जाते हैं। एक बार 22 आए, इधर आपके 8 ही रह गए। तो आपके प्रश्न पत्र की देखेंगे तो मौलिक रूप से कितने भाग मिलेंगे आपके? 3। सबसे पहले तो क्या मिलेगा, उसके बाद में
उसके बाद में 15-15 कितने होते हैं? अब इस 30 प्रश्नों की विषय वस्तु क्या होती है, कहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, किस टॉपिक को आप पढ़ें, किसको सिर्फ ऐसे हल्का हल्का पढ़ के बोले ठीक है भैया तू आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, तुझे हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो इस प्रश्न पत्र का जो आधार होगा वो आपकी पाठ्य वस्तु होगा, जिसको बड़े प्यारे शब्दों में आप लोग क्या बोलते हो, पाठ्य वस्तु। आज हम सेमिनार का मतलब ये नहीं कि मैं आपको कोई फालतू की बातें करूंगा, कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कल नहीं होंगे, उनके भी काम रहे। और हकीकत है कि आज हमारी पहली कक्षा है, आप यहाँ कल रहें चाहे ना रहें, लेकिन पढ़ेंगे तो ये मान के चलूंगा, मैं तो ये मान के चलूंगा कि कल मेरे सामने बैठा हुआ हर साथी कल की क्लास से वापस उसने एक बार स्टार्ट किया है। आज यहाँ पढ़ें, कल आप अपने जहाँ भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम इस रूप में लेकर चल रहे हैं कि आज हम वापस एक बार फिर तैयार होकर तैयारी का पहला दिन स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो संस्कृत के शिक्षण का स्टार्ट मैं कर रहा हूँ, बाकी आगे आपको लेके जाना, ठीक है। तो पाठ्य वस्तु का मतलब हुआ कि जिसको आधार मान करके आपकी जो भी विषय वस्तु होगी, विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु, जिसको आप बड़े शब्दों में, अच्छे शब्दों में क्या बोलते हो आप, पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम में दो चीजें आती हैं। भाषा का पाठ्यक्रम दो चीजें मांगता है आपसे, एक तो भाषा का ज्ञान, और उस ज्ञान को आगे जाकर जब आप शिक्षक और शिक्षिकाएं बनेंगे, आपको सिखाना थोड़ी चाहते हैं हम तो इसलिए आपको सिखाना चाहते हैं क्योंकि आप भी आगे जाकर किन्हीं बच्चों को सिखाओगे। तो दो बातें आती हैं, आप लोग हिंदी में और एसएस में पढ़ेंगे, संस्कृत में ऐसा प्रश्न नहीं आता, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि शिक्षक की दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले टीचर की विशेषता है भाषा पर पूर्ण अधिकार, और अधिकार होने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि शिक्षक के ज्ञान की सार्थकता होती है जब उस ज्ञान को संप्रेषण के द्वारा, अभिव्यक्ति के द्वारा अपने बच्चों को बेहतर सिखा सके। मेरे पास तो बहुत सारा ज्ञान है पर मैं आपको दे ही नहीं पा रहा, मुझे देना ही नहीं आ रहा। मैं कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ और आपके ऊपर से ही जा रहा हूँ, तो इसका मतलब उस ज्ञान की कोई सार्थकता नहीं है। तो सबसे पहला विषय वस्तु पर क्या होना चाहिए अध्यापक को, अधिकार, और उसके बाद में होना चाहिए उसका कौन सा कौशल, बहुत बढ़िया, अभिव्यक्ति कौशल, संप्रेषण कौशल, विनिमय का कौशल, सूचना के आदान प्रदान का कौशल। और यही दो बातें आपको संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में यहाँ चाहते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम में एक चीज तो डाल दी जिसके द्वारा आप संस्कृत या हिंदी भाषा पर अधिकार प्राप्त करेंगे, और उस भाषा का प्राण, भाषा की आत्मा, भाषा का माई बाप, सब कुछ जिसको आप लोग बोलते हो ना, उसका नाम क्या होता है, व्याकरण। तो संस्कृत भाषा जाने मतलब व्याकरण को जाने, हिंदी को जाने, इसलिए व्याकरण पढ़ाते हैं आपको। और उस व्याकरण के ज्ञान को बच्चों को देना है, भाषा बच्चों को सिखाएंगे आप। आजकल स्कूलों में व्यवस्थाएं बदल गई हैं। पहले लेक्चरर साहब कहते थे तो हम तो 11वीं को पढ़ाएंगे, हम तो लेक्चरर हैं, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेकंड ग्रेड कहता था साहब मैं तो 6ठी से लेकर 10वीं को पढ़ाऊंगा, मैं क्यों पढ़ाऊँ 11वीं को, और मैं क्यों पढ़ूँ 5वीं क्लास को। और प्राइमरी टीचर का दायरा 1 से 5 का होता था। हमारे साथ आप सभी बैठे हैं, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, प्राइमरी टीचर आजकल 1 से 5 नहीं, 1 से 8, और आवश्यकता पड़ जाए विद्यालय में सेकंड ग्रेड या आपका जो सीनियर लेक्चरर है वो भी ना हो, तो आप लोग 12वीं कक्षा को भी पढ़ा सकते हैं और आपको पढ़ाना पड़ सकता है, समझ रहे हैं। आजकल यूनिवर्सल हो गया, एक अध्यापक नौकरी कर रहा है तो वो 1 से 12 का स्कूल है तो 1 से 12 का टीचर है वो। एक अध्यापक नौकरी कर रहा है 1 से 8 तक की स्कूल है तो 1 से 8 का ही शिक्षक है वो। लेक्चरर आजकल 9 से 12 पढ़ा रहे हैं, और जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ मैं 6ठी क्लास में जाकर भी संस्कृत पढ़ा देता हूँ, क्योंकि पढ़ाना है मुझे, तो आज नहीं 9वीं में आएगा जब पढ़ाना है, 11वीं में आएगा तब पढ़ाना है। तो मैं पौधे को ही बढ़िया सी चुना तो बढ़िया आगे जाकर मुझे समस्या ही नहीं आई। तो आजकल हम किसी भी क्लास को पढ़ा सकते हैं। आपको संस्कृत और हिंदी क्यों पढ़वाते हैं, उसका कारण है आप मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, लेकिन आपको जाकर के किसी संस्कृत किताब भी दी जा सकती है, गोपाल जी गुरुजी संस्कृत पढ़ाओ वालो। अब गोपाल जी ये नहीं कह सकता है जी राधे श्याम जी मैं तो नहीं हो सकता, समझ रहे हैं आप। सुनीता मैडम भी ये नहीं कह सकती कि हेलो आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश प्लीज डोंट है ना, नहीं कह सकती भाई साहब। अब तो कहना पड़ेगा ठीक है, ओके, गुड, ट्राइंग बेस्ट, बढ़िया करूला जी, यही आपको कहना पड़ता है। इसलिए आपको ये दो यूनिवर्सल भाषाएं पढ़ाई जाती हैं कि आप अंग्रेजी या हिंदी में अच्छे हैं तो वो पढ़ें आप हिंदी और संस्कृत में अच्छे तो वो पढ़ें आप, या फिर संस्कृत अंग्रेजी में अच्छे तो वो पढ़ें, क्योंकि आगे जाकर आपके जो अनिवार्य विषय में आती हैं भाषाओं का ज्ञान, वो तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, इसलिए मना नहीं कर सकते आप। इसलिए इस नज़रिए से ही आपको देखना है। कल को क्या पता आप तो कह दो सर मैं तो साइंस मैथ का हूँ, मैं तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर स्क्वायर सब रह जाएगा, धराई गच्छति गच्छते गच्छन्ति करना पड़ जाएगा तो उसके लिए तैयार हो रहे हैं हम, इसलिए आपकी परीक्षाओं में इन सबको जोड़ा है। तो उसी तरह से आप सीखें इनको। अब ये ज्ञान है मेरा, लेकिन इस ज्ञान की मैं संप्रेषण या इसकी अभिव्यक्ति जिसके माध्यम से करूंगा उसको बताइए हम कहते हैं शिक्षण की विधियां। एक अध्यापक अपने छात्रों को बेहतर तरीके से सिखा सके, बहुत बढ़िया तरीके से उसका अभिव्यक्ति कौशल हो, कम जाने लेकिन जबरदस्त देना आता हो तो भी काम चल जाएगा।
बहुत ज़बरदस्त आता हो लेकिन उसका संप्रेषण भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आता हो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन मैं जानता बहुत हूँ, बताना नहीं आता तो भी नहीं पार पड़ेगी। मैं बताना गजब जानता हूँ, बातें बहुत अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन ज्ञान नहीं है तो भी पार नहीं पड़ेगी। कितने दिन बातों से बावला बनाएंगे। इसलिए दो चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी होती है पाठ्यक्रम में। अब मैं एक एक बिंदु को लेकर आपको चलता हूँ। बताइए, व्याकरण के लिए आपको पेपर में क्या क्या दिया होगा? एक तो गद्यांश और एक दिया होगा पद्यांश, और दोनों के ही प्रश्नों का अंक बार मैंने दोनों को मिला के बताइए कितना बताया? 15। तो प्रश्न भी कितने होंगे? 15। बाकी बचा हुआ जो साझेदार है वो आपका हो जाएगा 15 प्रश्न 15 अंकों के लिए। और इस प्रकार टोटल आप जिसके लिए पढ़ रहे हैं वो आपके टोटल प्रश्न कितने हैं? 23। तो अंक भी कितने चाहिए हमको? 30 ही चाहिए हमको। बढ़िया, हमें चाहिए 30 है। हाँ ठीक है, उसकी मर्जी, वो आधे काट ले वो अलग बात है, लेकिन हमको तो 30 सही। इतना स्वाभिमान होना चाहिए हमारा, इतना हमारा स्वाभिमान और हमारे ऊपर आत्मविश्वास अपने आप पर होना चाहिए कि मुझे तो 30 ही चाहिए। ठीक है, उसको लगे यार एक आध दे जा मुझे तो दे देंगे, देखा जाएगा, लेकिन हमको 30 ही चाहिए, ऐसा आप कह रहे हैं। बढ़िया बात। अब व्याकरण की कक्षा में भाषा के लिए मूलभूत ऐसी चीजें आपको सीखनी है जो भाषा के अनिवार्य तत्व हैं, जिनके बिना भाषा को नहीं सीख सकते। और भाषा का प्राण, भाषा की आत्मा, भाषा का जीव प्राण सब कुछ है, सब कुछ नाथ, प्राण, स्वामीनाथ, भगवान, देवता, सब किसको कहा जाता है? थोड़ी चर्चा पाठ्यक्रम की करता हूँ, फिर कुछ क्या ज्ञान की बातें जितना सा मेरे पास है वो मैं दे देता हूँ, चाहे मैं खाली हूँ, लेकिन आपको आज थोड़ा सा बता के जाऊँगा ताकि कल से आप थोड़ा एनर्जिक रहें और पढ़े जरूर। आज की क्लास का 1-1.5 घंटा जीवन का अच्छा हो, कम से कम आपको लगे कि हाँ हमें पढ़ना तो आया कि संस्कृत को कैसे स्टार्ट करना है। व्याकरण के पाठ्यक्रम की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जोड़ा है जिसमें हम कहते हैं भाषा की सबसे निम्नतम इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे लाडली इकाई, जिसको हम हिंदी पढ़ते समय ध्वनि बोल देते हैं, और जब लिखते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है? वर्ण। अब मेरे पास तो यहाँ वर्ण लिखा है क्योंकि पहला टॉपिक ही क्या है अपना? वर्ण विचार। इस वर्णों के विचार में आपको सीखना क्या है? वर्ण क्या है, वर्ण के प्रकार क्या है, वर्णों के कई सारे नाम हैं, स्पर्श हैं, वर्गीय वर्ण है, या वर्ण है, यण वर्ण है, शल है, ऊष्म है, घोष है, अघोष है, अल्पप्राण, महाप्राण, कितने ही नाम वर्णों के आप लोग पढ़ते हैं, वो सारे स्वर व्यंजन का जो भेद है वो आपको यहाँ पढ़ना है। इसके अलावा एक और विषय वस्तु इसके साथ जोड़ के आपको पढ़ना है जिसका नाम क्या है? उच्चारण के स्थान। अब उच्चारण स्थान भी इसी का पार्ट है। एक बार परीक्षा में आया था कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? उत्तर हो जाएगा आपका 11। कितने? बोला सचेत हो गया, बोले मास्टर कहीं भी पूछेगा बोले, और उल्टा ही पूछेगा बोले आदमी, तो पहले याद कर लिया। बहुत बढ़िया। अभ्यंतर प्रयत्न 3 होते हैं। अच्छा जवाब दिया। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो ये प्रश्न आने के बाद हम भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए कि इसका मतलब आपको यत्न और प्रयत्नों के सवाल भी पूछता है, इसलिए हमने अब ये भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो उच्चारण स्थान के साथ साथ में इसके साथ आपको और क्या पढ़ना होता है? प्रयत्न। तो वर्ण विचार की इकाई में आप वर्ण का स्वरूप, परिभाषाएं, अर्थ, प्रकार, भेद, नाम, संज्ञा और उसके साथ उसका उच्चारण स्थान और प्रयत्न पढ़ते हैं। कौन से टॉपिक से विशेष प्रश्न कितने आते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। जब हम वर्णों को सीख लेते हैं तो वर्ण से ऊपर की इकाई की ओर बढ़ते हैं। भाषा में प्रमुख इकाइयां कितनी होती हैं? 3 होती हैं। सबसे निम्नतम इकाई आप देख रहे हैं कौन सी? अब उसको ध्वनि बोलते हैं वैसे, लेकिन अभी हम सामान्य पढ़ रहे हैं इसलिए चर्चा वो नहीं कर रहे। जब वर्णों को हम जोड़ते हैं तो मध्यम इकाई बनती है। कौन सी? शब्द। और शब्दों के समूह का नाम क्या होता है? वाक्य। तो जब आप वर्ण करेंगे तो आपका मन करेगा चलो वर्ण बन गए हैं, वर्णों को मिला लेते हैं। और वर्ण को मिलाने का काम, वर्णों को किया जाने वाला कार्य एक विधि के नाम से जानते हैं, और उस कार्यक्रम का नाम बताओ क्या होता है? संधि। अच्छा, संधि वर्णों में होती है शब्दों में होती है? जोर से बोलो। इसलिए इसको वर्ण विधि कहोगे या शब्द विधि कहोगे? और शब्द को इस संस्कृत में प्रयोग करते समय उसको पद कहा जाता है ना? अभी बात करूंगा मैं उसके बारे में। अब जैसे आप संधि करते हैं तो वर्णों को मिलाने से कुछ शब्द बन जाते हैं। नी प्लस ऊनः न्यूनः शब्द बन गया, पर प्लस उपकार परोपकार शब्द बन गया। फिर हम शब्दों को मिलाने का काम स्टार्ट कर देते हैं भाषा में, और इस प्रकार से आपका शब्दों को मिलाने का कार्यक्रम बताओ किस नाम से? समास के नाम से। और ये समास बताओ शब्द विधि है कि वर्ण विधि है? और संस्कृत में शब्द को क्या बनाना पड़ता है? इसलिए थोड़ा सभ्य पढ़ेंगे हम, थोड़ा संस्कार रहेगा तो इसको हम पद विधि कहते हैं। अब परीक्षा में सवाल आ जाए कि निम्न में से कौन सी पद विधि है? वर्ण, समझ रहे हो? वर्णों का मेल, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग या समास। क्योंकि शब्दों में जो काम होता है वो केवल समास में होता है, बाकी सब धातुओं में या कुछ छोटे मोटे वर्णों में ऐसा काम होता है। अब सबसे निम्नतम इकाई को समझा हमने, उसका नाम क्या है भाई? वर्ण। वर्णों को मिलाना है संधि, संधि में बने शब्दों को मिलाना है समास। उसके बाद में हम श्रृंगार स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी धातु के आगे कुछ जोड़ दें तो वो कहलाता है आपका उपसर्ग। हिंदी में धातु से पहले भी उपसर्ग जुड़ते हैं और शब्द से पहले भी जुड़ते हैं, लेकिन संस्कृत में उपसर्ग का प्रयोग केवल और केवल
धातु से पहले ही किया जाता है। या यूँ मान के चलो कि वो यदि धातु के साथ आया है तो ही उसको हम उपसर्ग कहेंगे कि वो देखो धातु के साथ जाने वाला उपसर्ग जा रहा है। लेकिन वो शब्द के साथ जाए तो हम कह देंगे नहीं, वो उपसर्ग नहीं हो, तो कोई अव्यय निपात आदि है, उसको हम उपसर्ग नहीं कहते हैं। तो उपसर्ग का संबंध संस्कृत में प्लस लगा के बता रहा हूँ किस किस से होता है भैया, धातु से। और इनकी संख्या फिक्स है हमारे यहाँ पर, कितनी? हिंदी में आपके देशी विदेशी न जाने कलकत्ता मुंबई से भी आ जाते हैं और अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी आ जाते हैं, और बाद में श्रीलंका नीचे रोता रहता है, थोड़ा मारो भी ले लो, थोड़ा मारो भी ले लो। बहुत बड़ा संसार उपसर्गों का, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, हम फिक्स हैं। कितने उपसर्ग है हमारे? 22। प्र परा से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में उद प्रतिपरि उपशब्द समाप्त कर देते हैं। फिर साहब जब आगे का श्रृंगार किया तो मन किया कि धातु और शब्द दोनों के भी पीछे कोई वर्ण या वर्णों का समूह जुड़ जाए, उसका नाम क्या होता है? प्रत्यय। ये धातु से भी जुड़ सकते हैं और किसी शब्द से भी जुड़ सकते हैं, और कुछ प्रत्यय तो इतने बदतमीज हैं कि बिना कोई सर्जरी के, बिना किसी प्रकार के ऑपरेशन के पुल्लिंग शब्दों को भी स्त्रीलिंग बना देते हैं। आप चाहें तो उन प्रत्ययों का क्या नाम दे सकते हैं? स्त्री प्रत्यय। आजकल लड़ाइयाँ भी विचित्र होती हैं, जैव लड़ाइयाँ होती हैं, आजकल जैविक बम बनाए जाते हैं, पहले हाइड्रोजन बम होते थे, आजकल कोरोना जैसे छोटा मोटा प्रोग्राम छोड़ देते हैं। आपका मन करे किसी को कि मैं इसको डराऊं धमकाऊं तो आप उसको कह सकते हैं, अभी ज़्यादा दादागिरी किया ना तो स्त्री प्रत्यय लगा दूंगा मैं तेरे। भाई अगला आदमी समझे भी नहीं और अपना कह के मन हल्का भी हो जाए। मैं अंग्रेज को कुछ भला बुरा कहना चाहता हूँ, उसके ऊपर भड़ास निकालना चाहता हूँ कि मेरे देश के ऊपर इतना शासन किया तूने, तो उसको कुछ भला बुरा कह लो, वो समझेगा नहीं, वो तो या नो 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 करेगा, और आप कह दो अबे इडियट नालायक हैं, ओ या तो मन की भड़ास भी निकल गई और सामने वाले को प्रॉब्लम भी नहीं हुई, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। लेकिन आजकल अंग्रेज क्या है कि अपने हिंदुस्तान में आते हैं तो पहले जो जितने बेकार शब्द है ना, जिसको हम गाली वाली बोलते हैं, पहले सीख के आते हैं। प्लीज टेल मी हिंदुस्तानीज धमाकेदार गालीज। तो जैसे हम उसको कुत्ता बोलते, ए हेलो आई एम नॉट डॉगी प्लीज, और थारी यो तो अंग्रेज वो पक्के हो गए, उनको पता है कि हिंदुस्तान के लोग एक ही तरह से भड़ास निकालते हैं। जब तक भाषा में गुस्सा आ गया ना, अलंकार सबसे पहले निकलेंगे। और गांव में तो हर एक शब्द में आपको पता है, कभी उपमा, कभी अनुप्रास, कभी रूप। इसलिए तो किसी परीक्षक ने जोड़ दिया अलंकार इस बार पाठ्यक्रम में कि हिंदुस्तान की आधी जो आबादी है 90% गाँव में रहती है, अलंकार तो इनके शब्दों में है। हर एक साहित्यकार भरा पड़ा है तो अलंकार जोड़ दो, जोड़ दिया। आगे देखो, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो कहते हैं कि साहब सर्दी गर्मी बरसात लिंग विभक्ति वचन कुछ भी हो, हमारे रूप में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्दों को हिंदी में तो आप क्या कहते हैं? अविकारी। और ऐसे ही शब्दों को हम संस्कृत में बहुत प्यारा नाम देते हैं अव्यय, जिनको हम पढ़ेंगे अभ्यास के लिए। कुछ अव्यय होते हैं जन्मजात, कुछ को बनाना पड़ता है। तो ये अव्ययों का स्वरूप क्या होता है, संस्कृत में कैसे शब्दों को हम अव्यय बोलते हैं, ये सारी जानकारी भी हम यहाँ लेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपके पास में कुछ और होते हैं हिंदी में जिनको हम शब्द कहते हैं, संस्कृत में प्रयोग करने के लिए इनको क्या बनाना पड़ता है? शब्द रूप बनाना पड़ता है। इसी प्रकार से जो हिंदी में क्रिया होती है, उस क्रिया को संस्कृत में प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं आप? धातु का। और उस केवल ओरिजिनल धातु का प्रयोग आप नहीं कर सकते, उस धातु के भी क्या बनाने पड़ते हैं? धातु रूप। और जब शब्द का शब्द रूप हो जाए, धातु का धातु रूप हो जाए, तो उसका नाम ही बदल जाता है। और बताइए वो नाम क्या हो जाता है? पद हो जाता है। एक लड़की का श्रृंगार आपने किया, सारा कुछ मेकअप किया, पता चला कि ये तो लड़की नहीं रही, अब ये तो वधू हो गई है। एक लड़के का आपने राजा की तरह श्रृंगार किया, इधर तलवार भाले बर्छी डाल दिए, साफा बांध दिया, पता चला लड़का नहीं है, आज लड़का तो वर बन गया है, कटने वाला है। तो एक लड़की वधू बनती है शादी के समय, एक लड़के को शादी के लिए वर बनाने के लिए श्रृंगार करना पड़ता है। उसी प्रकार से संस्कृत में शब्दों का और धातुओं का प्रयोग करने के लिए उसे क्या बनाना पड़ता है? और वो दो प्रकार से होता है। शब्द है तो क्या चला दो? शब्द रूप चला दो। और धातु है तो क्या चला दो? धातु रूप। जैसे उदाहरण के लिए ये राम धातु है, शब्द है, इतना तो हम समझते ही हैं। अब इसका हम हिंदी में तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन केवल इसका हम संस्कृत में प्रयोग नहीं कर सकते। अब इसका श्रृंगार करेंगे हम। सीता जी बिंदियां लगाती हैं, राम जी की भी बिंदियां लगती हैं। देखो अब बन गए आपसे राम से रामः, बनता है क्या कहीं पर? ही कहाँ बनता है? प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। अब ये शब्द से शब्द रूप हो गया, इसका मतलब ये क्या बन गया? अब इसका आप संस्कृत में प्रयोग कीजिएगा। राम पढ़ेगा भी, राम जाएगा भी, राम खाता भी है, सब हम आगे इसको पढ़ाएंगे। धातु में मैं कहूँ कि राम पढ़ता है, तो धातु का नाम क्या है यहाँ पर? पठ है। और पठ का मतलब होता है गिरजा, पढ़ना होता है। लेकिन हम केवल, आपने बोला कभी रामः पठ, हम कहीं ना कहीं उस क्रिया से, उस धातु से रूप बनाते हैं। जैसे बनाइएगा, क्या बनाओगे? राम पट से
पठति। अब ये धातु से बताओ क्या बन गया, धातु का रूप, और यह क्या बन गया, पद। अब इसका प्रयोग कर सकते हैं आप, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन केवल राम का और केवल पट धातु का प्रयोग नहीं कर सकते। कभी देखा आपने कोर्ट मैरिज में, हालांकि दुनिया में तो होने लग गया कि जरूरी नहीं है कि साहब उसको ऐसा श्रृंगार करें, आजकल तो कोर्ट मैरिज होती है, सीधा गया भागता भूगता पसीना के मायने लो जी साइन करा लियो, यो काम है बस। जमाना बदल रहा है ना, अपडेट हो रहा है, फोन अपडेट होते हैं, ऐप अपडेट होते हैं, आजकल इंसान भी अपडेट हो रहा है, शादियां भी अपडेट हो रही हैं। आपने देखा ना अभी कोरोना काल में तो वो उसमें क्या होता है, वो लैपटॉप में मुंह देख के शादी हो रही है। बताओ आप, कितना स्वर्णिम काल आ गया, गुप्त काल लौट आया जैसे राम राज्य लौट आया है। क्या दिक्कत है, दूर से शादी, दूर ही रह रहे हैं, बढ़िया है, मर जाएंगे, दाह संस्कार हो गया। वो कौन मरा, फलाने का पति मर गया, बोले हमने सुना ही नहीं था, बोले नहीं हमने भी नहीं सुना था, केवल उसने देखा था एक बार इसको हम गुप्त काल भी बोल सकते हैं, है ना। जो चाहते हैं उनकी जिंदगी में आए, भगवान करे ऐसा, और जो नहीं चाहते उनकी जिंदगी में नहीं आए। इसके बाद में आपका बहुत ही भयंकर बाहुबली और कटप्पा के जैसा एक टॉपिक आता है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और उसका नाम क्या है बता सकते हैं आप? बहुत बढ़िया, कितने जानते हैं आप? मुझे लग रहा है मैं फालतू बता रहा हूँ आप भाई कम से कम आपको जानकारी है तो ना, कि आपको रीट भर्ती परीक्षा में यदि संस्कृत को तैयार करना है तो उसे संस्कृत जो व्याकरण भाषा का प्राण है, उस संस्कृत भाषा व्याकरण प्राण का भी एक प्राण है। कहते ना कि तुम मेरा प्राण हो लेकिन मेरा भी कोई और प्राण है। राजा भर्तृहरि कहानी सुनी ना आपने, तो ऐसा होता है कई बार है, किसी एक प्राण का दूसरा प्राण हो जाता है, उसी को हम कहते हैं चिन्ना चिन्ना प्राण, थोड़ा थोड़ा प्राण, तेरा 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 मेरा प्राण, ऐसे कहते हैं हम लोग। तो वो आपने जो बोला एक बार जोर से वापस बोलो, कौन है वो? का आपका कारक। इसको बिना पढ़े परीक्षा में आप पास नहीं होते, इसलिए इसको पढ़ते ही मुंह से निकल जाता है। कारक पढ़ डाला तो लाइफ कम से कम 5 प्रश्न और अधिकतम 6 प्रश्न कारक से आते हैं। कैसे आते हैं सुनो, सीधे 2 प्रश्न आएंगे। कारक को आधार माने बिना कारक का ज्ञान किए बिना आप नहीं सीख सकते क्या? अनुवाद। इसके लिए कारक को पढ़ना ही पड़ेगा। छोटे मोटे नियम हैं, सरल रूप में सीखना है, पढ़ना है, लेकिन पढ़ना जरूर है। जब तक आप कारक और अनुवाद या कारक को नहीं करेंगे, आपका एक टॉपिक आता है जिसमें आप हिंदी में भी पढ़ते हैं और संस्कृत में पढ़ते हैं, क्या नाम है उसका? वाच्य परिवर्तन। और ये वाच्य 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 होते हैं। कर्ता की दादागिरी चले, कहे मेरे अनुसार ही होगा सब, कर्तृवाच्य है। कर्म की दादागिरी चले, कर्मवाच्य है। और क्रिया कहे कि तुम दोनों ही जाओ नाले में, जैसे जो करूंगी मैं, भाववाच्य या क्रियावाच्य इसको हम कहते हैं। तो वाच्य परिवर्तन में कर्तृ से कर्म, कर्म से कर्तृ, क्रिया कर्तृ से भाव, भाव से कर्तृ। एक्टिव और पैसिव इंग्लिश में 2 ही होते हैं, हिंदी और संस्कृत में 3 होते हैं आपके। तो ये काम भी आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आपको कारक और इसके बाद में एक टॉपिक आपका इसी से को रिलेटेड होता है, अशुद्धि का क्या करना? संशोधन। और अशुद्धि संशोधन अपने आप में कोई अलग से टॉपिक नहीं है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सारे के सारे परिवार के हर एक आदमी से संबंधित होता है। जैसे राजस्थानी भाषा में घर का देवर है, उसकी सबके साथ बढ़िया रहती है, भाई साहब के साथ भी रहेगा वो, भाभी जी के साथ भी थोड़ी बहुत बातचीत करेगा वो, और जो भाई साहब की छोरी छोरी है, भतीजी भतीजी, उनसे यहाँ करता रहेगा वो। तो ऐसा ही एक आपका यहाँ भी कार्यक्रम होता है। ये अशुद्धि संशोधन वर्ण विचार का भी हो सकता है, यह अशुद्धि संशोधन संधि का भी हो सकता है, समास का भी हो सकता है, उपसर्ग का भी, प्रत्यय से, अव्यय से, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, अनुवाद और वाच्य परिवर्तन, और भी जो टॉपिक नीचे पढ़ने वाले सबसे रिलेटेड होता है। आपको परीक्षा में दिया जा सकता है, आते ही मैंने एक वाक्य का संशोधन आपसे, कम से कम 4 चीजें तो मैंने आपसे करवाई ली संशोधन, कि माहेश्वर सूत्र 17 होते हैं, वर्ण विचार का टॉपिक है। आप कहेंगे नहीं सर 17 नहीं होते, 19 होते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं। इस प्रकार से आपको कोई भी अशुद्धि संशोधन यहाँ से भी दे सकता है। आप संधि के प्रसंग में भी आपका अशुद्धि संशोधन हो सकता है कि पर प्लस उपकार बराबर परोपकार, डबल मात्रा वाला होता है क्या? सिंगल होता है, क्योंकि परोपकार में तो वृद्धि संधि होती है, गुण संधि होती है। तो ये आपकी संधि का भी हो सकता है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, जो परीक्षा में लगभग आता है, बता देता हूं मैं आपको। ये देखिए, महान प्लस राजा का समास करोगे तो एक शब्द बनता है, क्या बोलते हैं महान राजा को? जोर से बोलो। महाराज या महाराजा? याद रखिएगा, हिंदी में तो महाराजा बनता है, लेकिन संस्कृत में क्या बनेगा? महाराज। वो तो क्या है कि बॉलीवुड गानों में लेकर महाराजा महाराजा, लेकिन यहाँ क्या होता है? महाराजा महाराजा, इस प्रकार से होता है। ये हमारी हर एक एग्जाम में 1-2 साल छोड़कर आता ही रहता है, इसका मन नहीं लगता हमारे एग्जाम में बिना। तो याद रखना, क्या पता ये आ जाए। तो महान राजा में समास का नाम है कर्मधारय समास। महान शब्द जहाँ आ जाता है वहाँ कर्मधारय समास ही होता है।
पिछला पेपर उठाओ, पिछले से पिछला, पिछले से पिछला और पिछले से पिछला, 4 पिछले पेपर उठा लो, हर बार कर्मधारय का महा का समास आया है। महादेव, महानुभाव, शायद पिछली बार महानुभाव या महोदय ऐसा कोई शब्द था, महाशय, महर्षि, कुछ भी मतलब कुछ भी लगा लो, महा लगा के आप बना लो। तो भैया ये भी आपका समास का भी हो सकता है, शब्द रूप और धातु रूपों में भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। अब आगे बढ़ो, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। इसके अलावा आप जब कारक पढ़ते हैं तो आपके साथ के साथ चलती है, बताओ कौन? इसके अलावा आप इसके साथ के साथ चलाते हैं लिंग, और इसके साथ आपको पढ़ना पड़ता है वचन। विभक्तियों की संख्या 8 होती है, लिंग 2 होते हैं, वचन भी 2 होते हैं, 3 होते हैं। आपके यहाँ न स्त्री न पुमान एक प्रकार का और होता है, और एक यहाँ पर आप एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन, 3 के लिए त्रिवचन बहुवचन, और 4 के लिए चतुर्वचन। तो 3 या 3 से ज्यादा के लिए हम बहुवचन लगा लेते हैं। और वाया है, एक से डायरेक्ट हिंदी की तरह बहुवचन में नहीं जाते हैं, 2 पे द्विवचन का प्रयोग भी करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी आपके कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनकी हम चर्चा यहाँ करेंगे। जैसे कोई भी शब्द है, किसी का नाम है, जगह का, व्यक्ति का, मेरा, तेरा, घड़ी, पंखा, चौक, वोक, सब, इसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में नाम, और नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा। इस संज्ञा के स्थान पर आ जाऊं तो मुझे क्या कहोगे? और संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता हूं मैं। अच्छा, मेरी विशेषता बता रहे हो तो मैं कौन हूं? विशेष से हूं। कौन हूं मैं? इसके अलावा भी एक आपका टॉपिक है प्रश्नों का निर्माण करने का। रेखांकित पद को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करें। ये काम हिंदी में 3री क्लास से कर रहे थे हम, इंग्लिश में 6ठी क्लास से कर रहे थे हम, और संस्कृत में भी 6ठी क्लास से कर रहे थे हम। 10वीं के पेपर में प्रश्न निर्माण आता है आपका, आपको ध्यान होगा। किसी भी एक लाइन में रेखांकन करके आपसे दे देता और ये काम करवाता है। उसके साथ में ही एक बहुत प्यारा टॉपिक है आपको, कई सारे शब्दों का समूह तब तक वाक्य नहीं कहलाता है जब तक उस वाक्य में क्या नहीं आ जाती? क्रिया नहीं आ जाती है। जैसे राम श्याम गोपाल गीता, है ना, भेड़ बकरी, जो भी आप कहना चाहते हो कुछ भी कह लो, लेकिन पीछे आपने कोई क्रिया नहीं जोड़ी तब तक उस वाक्य को हम वाक्य नहीं कहते हैं। तो ऐसे शब्दों का समूह जिसमें क्रिया आ जाए उसको हम वाक्य कहते हैं। और उस वाक्य में संस्कृत में एक प्रश्न आता है कि दिए गए वाक्य में क्रिया क्या है, छांट करके बताओ। अब गच्छति गच्छते को तो आपने पढ़ रखा है कि जो गच्छति गच्छते की तरह चलता है वो तो क्रिया है ही है, लेकिन कुछ क्रियाएं प्रत्ययों से भी बनती है। राम ने रावण को मार दिया, हतवान, ये क्रिया है। उपसर्ग लगा दो, प्रणम्य, प्र लगा दिया, क्रिया है। तो ये चीजें भी आपको थोड़ी यहाँ ध्यान से देखनी पड़ती है। इसके अलावा कुछ ऐसे आपके टॉपिक है सदाबहार जिनको आपको विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं, वो तात्कालिक आते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हो, और विपरीत अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हो? चलिए साहब, इसके बाद में एक आता है आपका बहुत प्यारा सा टॉपिक है, क्या नाम है उसका? पाठ्य पुस्तक। कई सारी संस्कृत में बहुत सारे साहित्यकार हैं, की बार तो मोटा मोटा लिख दिया आपके कि संस्कृत में राजस्थान में जन्म लेने वाले साहित्यकार और उनका संस्कृत में योगदान। तो वो पहले यही टॉपिक था, एक ही बात है, उसको थोड़ा बढ़ा के लिख दिया। संस्कृत में ऐसी कई महान रचनाएं लिखी गई और उन रचनाओं के रचनाकार हुए। तो रचनाकार देख के रचना पूछ सकता है, या रचना का नाम देकर रचनाकार पूछ सकता है। जैसे आपसे कह दे कि भैया रामायण के रचयिता का नाम वेदव्यास है, तो क्या बताएंगे आप? वाल्मीकि बताएंगे क्या? तो वाल्मीकि है। और उसी प्रकार से कह दे कि भैया महाभारत की रचना करने वाले स्वघोष हैं, तो आपको पता है ना, क्योंकि आपको वाल्मीकि ने कहा था कि भूल मत जाना, मुझे याद रखना, क्योंकि मैं वाल्मीकि हूँ और मैंने रामायण लिखी है। घर का दरवाजा खटखटा के वेदव्यास भी आपको कह के गया होगा कि भैया याद रखना, मैं वेदव्यास और मैं महाभारत लिखता हूँ। कैसे पता चला आपको कि रामायण को उसने लिखा और महाभारत को उसने लिखा? कैसे पता चला आप? हैं? मैं किसी का ससुर जी भी नहीं हूँ यहाँ, तो इतना भी शर्माओ मत है। और यो भी मत दिखाओ कि देखो मैं सुडियाड़ा सरचुरी हूँ, मैं बिल्कुल ज़्यादा बात कौन करें। पढ़ा है आपने, सुना है, कहीं से आपने पढ़ा है, आते जाते कहीं ना कहीं आपने इधर उधर पढ़ा होगा, कोई सुंदर कांड चल रहा होगा, बोले ये कौन सा कांड चल रहा है? बोले साहब ये रामायण का सुंदर कांड चल रहा है। तो सुना आपने, और सुन सुन के आपको अनायास ही याद हो गया। सुना भी उसी को जाता है, पढ़ा भी उसी को जाता है जो महत्वपूर्ण हो। तो इन 2-4 किताबों के नाम आपको याद हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं कहूँ कि जीवन से पृष्ठ द्वयम रचना किसकी है, तो शायद आपको सोचना पड़े, खोजना पड़े, अनुसंधान करना पड़े, किताबों में गोते लगाने पड़े, क्योंकि वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी रामायण और महाभारत है। तो ऐसे ही संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली रचनाओं के और उनके रचनाकारों के नाम पूछे जाते हैं, तो वो यहाँ याद करने पड़ते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। अब ये किताबें अच्छी हैं तो कुछ अच्छी बातें भी आपके लिए इनमें लिख रखी हैं, और अच्छी बातों को हम अंग्रेजी में कोटेशन कहते हैं, और यहाँ पर हम क्या कहते हैं? सूक्ति, सुउक्ति, अच्छे विचार, अच्छी बातें, सुभाषित। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि,
कैसे? क्योंकि आते जाते आपने दीवारों पर पढ़ा होगा, स्कूल में आपने देखा होगा रूम में लिखी होती हैं। तो ऐसी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ भी, और देखो पिछली बार की उत्तर रामचरितम की रचना से भयंकर पूछी। हकीकत तो यह है कि हम लोगों को भी नहीं पता था कि सब ये कहाँ से आ गई, क्योंकि ऐसी सामान्य लाइन को उठा करके भी ठोक दिया उसने। भाई कोई अच्छी बात होती, भयंकर बात होती, धांसू वाली, तब तो समझ में आती, सामान्य लाइन को उठा के दे दिया। उसके अलावा एक आपका आता था छंद। अच्छा, छंद का संबंध गद्य से होता है, पद्य से होता है? गद्य से होता है, पद्य से होता है। तो ये हमेशा श्लोक का 7वां या 8वां प्रश्न होता था कि बताइए श्लोके अस्मिन किम छंदः, और आपको जवाब देना पड़ता था साहब ये फलाना है, ढिकड़ा है। अब इसके बाद में 4 नए टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में और जोड़ दिए। छंद से आगे लेवल 2 में आप क्या पढ़ेंगे? अलंकार। अब इसके बाद में आपको करना पड़ेगा किसका ज्ञान? समय ज्ञान। संख्याओं को विशेषण में पढ़ रहे थे हम, लेकिन थोड़ा अलग कह दिया तो थोड़ा और विशेष पढ़ना पड़ेगा। किसका ज्ञान? संख्या ज्ञान। और एक राजस्थान की धरती पर जन्मभूमि या कर्मभूमि बनाने वाले वो कई सारे महान कौन? साहित्यकार, इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भैया। अब नई चीज जुड़ी है तो आकर्षण रहता है। जी गांव की भाषा में बोले नई लाडी और नई गाड़ी का थोड़ा विशेष रहता है। यदि गांव में शादी बारात का प्रोग्राम हो और चाहे 17 साल का दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के आया हो या फिर किसी को उठा के लेके आ रहे हो, 17 साल का तो क्या घोड़ी पे चढ़ के आएगा, लेके आ रहे हो, तो गांव की महिलाएं खुद के पति को छोड़कर और देखने भाग जाएगी, अरे यार रोटी तो दे जा, खा ले। मतलब बेचारे, मतलब खुद के आदमी की कदर नहीं, और पराया कोई आया है तो उसको देखने भाग जाते, क्योंकि नया है वो। तो नए नए के प्रति आकर्षण रहता है। हम छोटी भी चीज़ घर में लेकर आ जाते हैं तो कितना आकर्षण रहता है। किताब भी खरीद के ले जाते होंगे आप रीड की, तो पहले दिन एक दिन तो जाके उसके 2-4 पेज पलटेंगे, जिससे पता नहीं कोई माया निकल के आ जाएगी। आज नहीं देखा तो फिर क्या देखा। तो नए के प्रति आकर्षण होता है। आपको पेपर बनाने के लिए दे दूँ, सोचो, आप खुद ही सोचना कि इसमें से क्या आ सकता है। मैं आपको पेपर बनाने के लिए दे दूँ कि रीड भाषा का पेपर आप बनाओ, ईमानदारी से बताओ, सबसे पहले दिमाग आपका कहाँ जाएगा कि यार ये तो आ ही रहे हैं, हर बार ही आ रहे हैं, देखिए ये कौन सा जुड़ा रहे भाई, बताना जरा। तो परीक्षक हो सकता है कि इस बार आपसे लेवल 2 में है तो 4 जगह से 4 प्रश्न भी दे दे, या लगभग आप मान के चलो कि 2 प्रश्न तो आपके यहाँ से जरूर संभावना है, क्योंकि लेवल 2 में है अलंकार, फर्स्ट में तो आपके यही है ना, समझ रहे हैं आप, ये भी है। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न तो न्यूनतम आपका, विशेष रूप से समय और संख्या ज्ञान, क्योंकि साहित्यकार तो आपका इसमें भी आ जाता था। किताब और किताब का लेखक ही तो है, और कौन है। पहले दुनिया के भी पढ़ लेते थे, अब राजस्थान के हम पढ़ेंगे। अब मैं बात करूं कि सारे पाठ्यक्रम में आपके कहां से प्रश्न आते हैं। याद रखिएगा 2 प्रश्न फिक्स हैं, कहां के? वर्ण के, जिसमें एक प्रश्न तो वर्ण का भेद, व्यंजन, स्वर आदि, और एक प्रश्न हमेशा किसका आता है? उच्चारण स्थान। देखो अगर क का उच्चारण स्थान, ए का उच्चारण स्थान, तो इसको तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है। संधि में न्यूनतम 1 और अधिकतम कितने प्रश्न आते हैं? 2 प्रश्न आते हैं। 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, कभी कभी मन करे तो 3 भी दे देता है, लेकिन एवरेज बात कर रहे हैं हम। उसके बाद में समास में भी आपका न्यूनतम 1 और अधिकतम कितने? 2। उपसर्ग में आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। और इसको भी आप बिल्कुल छोटा सा समझते हैं, घर में छोटे बच्चे की कदर है ना, उतनी इसकी कदर करते हैं, उपसर्ग में क्या पढ़ना है। लेकिन कई बार ऐसे 1, 2, 3 उपसर्गों से युक्त कोई पद आ जाता है और हमारा घन चक्कर हो जाता है। इसलिए जो भी विषय वस्तु हमारा दी है ना, सावधानी सब में रखनी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। उपसर्ग के बाद में प्रत्येक का न्यूनतम 1 और अधिकतम 2 प्रश्न आपके आते हैं। अब वे आए तो आए, नहीं तो नहीं आए, ऐसा होता है। एक आध बार आया होगा, बाकी नहीं आया। शब्दरूप और धातुरूप का सीधा प्रश्न कभी नहीं आता परीक्षा में, इसका प्रश्न पर्दे के पीछे से आता है। शब्दरूप धातुरूप का ज्ञान होगा तो फिर आप जाकर के, जो मैंने लकार परिवर्तन नहीं बोला कि मैंने आपको, यहाँ ले लेते हैं। एक लकार परिवर्तन का प्रश्न भी आपका होता है। लकार परिवर्तन का मतलब है कि संस्कृत में जो काल की क्रियाएं हैं, लकार मतलब समय, और ये सामान्य लकार कितने होते हैं? 10, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में कितने दिए आपको? 5। कि लट को लोट में बदलो, विधिलिंग को लंग लकार में बदलो, लंग को लृट लकार में ले जाओ। तो इसके प्रयोग को बदलने के लिए किसका ज्ञान होना जरूरी है? धातु रूप का। और यहां से लेकर के यहां तक आने के लिए किसका ज्ञान जरूरी है? शब्द रूप का। इनके बिना यहां नहीं चल सकते। तो ये पर्दे के पीछे से आते हैं, लगे हाथ कुछ न कुछ पूछ लेता है। जैसे प्रश्न था परीक्षा का, एक सामान्य पूछता हूं कि करोति में धातु का नाम बताओ, क्या है? क्री या डुक्री मूल धातु पूछे तो। लेकिन परीक्षा का सवाल था, आपने पढ़ा हो पेपर तो जवाब देंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे देंगे? यच्छति में मूल धातु क्या है? क्या बताया? यच्छ, याचती नहीं भाई, यच्छति, लिखता हूं। हाँ लिखो, देखो फिर लगावा, देखे मैं थोड़ा बहुत आया हुआ सवाल। अब ये मत कहते ना गुरुजी ऐसा कोई होता है, ये तो आया हुआ सवाल है रीट में, इसलिए बोल रहा था पेपर को पढ़ो, पिछले पेपर को। इसमें आदेश होता है, जैसे इच्छति में इश धातु होता है ना, वैसे ही हकीकत में यह धातु होती है दान। बोलो
और दाण में बसता है दा, और दा के स्थान पर आदेश क्या होता है? यच। जैसे दृश्य का पश्यति बनता है। अब इसको याद कर लो, क्या पता दोबारा आ जाए परीक्षा में। तो ऐसे क्या होता है, धातु रूप है, लेकिन आपसे पूछा क्या मूल धातु का नाम बताओ, तो ये पर्दे के पीछे से प्रश्न आता है। अब लगे हाथ जब हम पढ़ते जाते हैं तो कम से कम 20 धातुओं के रूप आपको बताते हैं कि भैया परीक्षा में आ जाए कि बताओ पश्यति में धातु क्या है? क्या है? दृश्य धातु है। अब आपने अभ्यास किया, सुना, पढ़ा तो अपने आप ही ध्यान आ गया। वैसे ही आप इसको भी याद रखें कि यक्षति का मतलब होता है देना, और देने की जो ओरिजिनल इसमें धातु उसका नाम क्या है? दान। एक आता है ददाती, उसमें भी दा बोलते हो लेकिन उसमें दुदाई धातु होती है, ये दान है। तो थोड़ा याद करना, क्या पता आज ही याद हो जाए। इसी प्रकार से आगे बढ़ोगे तो कारक के मैंने कम से कम 5 और टोटल कितने बताए? 6। 2 कारक के हैं और 2 आपने देखा होगा हर साल अनुवाद के आते ही आते हैं। 2 वाक्य दे देता है, इसका हिंदी अनुवाद करो या संस्कृत अनुवाद करो, अदला बदली करके भी दे देता है। वाच्य परिवर्तन विशेष रूप से लेवल 2 में टारगेट करता है। आए तो आए, नहीं आए फिर उसका समायोजन कहाँ करता है? ये यहाँ पर। वाच्य परिवर्तन के अब तक के जो सवाल आए हैं ना, उसमें लिखता है कौन सा कथन सही है, कौन सा वाक्य सही है। तो वाच्य परिवर्तन को इसके साथ जोड़ करके देता, लगभग 1 प्रश्न की संभावना रहती है। लिंग और वचनों में से भी ज्यादा तीनों को मिलाकर के 1 प्रश्न आता है, और ये विभक्ति का तो पूछ रहा है हर बार आपसे। मुझे याद है शायद पिछली बार मही बुझा एक शब्द ऐसा आया था, आपके षष्ठी विभक्ति का रूप आया था। ऐसे आ जाए कि बताइए रामाणाम में कौन सी विभक्ति है? कौन सी है? षष्ठी का बहुवचन है। अब ये तो सीधे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदल के दे देता कि राज्ञाम में कौन सी विभक्ति है। अब राज्ञाम में भी षष्ठी का बहुवचन ही है, लेकिन उसकी स्वरूप और प्रकृति थोड़ी अलग है, इसलिए कई बार पकड़ में नहीं आती है। तो इस प्रकार से आपका हमेशा विभक्ति का भी 1 प्रश्न लगभग परीक्षा में आता है। यहां से लेकर के यहां तक 1 प्रश्न संभावना बनती है, और इस बार गारंटी के साथ ये प्रश्न टारगेट करेगा आपसे, क्योंकि विशेषण में भी एक विशेषण का प्रकार क्या होता है? संख्या। तो एक ही टॉपिक 2 जगह आपका समावेश होता है। ठीक है भैया। अब इसके बाद में लकार परिवर्तन, प्रश्न निर्माण, क्रियापद, ये सब ऐसे नॉर्मल हैं जिनमें से एक आध प्रश्न आपका बनता है। पाठ्य पुस्तक और सुक्ति में से 1 प्रश्न आपका बनता है, और ये लगभग 2 प्रश्नों के लिए आपका नया टॉपिक जुड़ा है। इस प्रकार से लगभग आप जोड़ेंगे तो 18-20 प्रश्न हो रहे हैं आपके। अब आप कहोगे गुरुजी 15 ही बता रहे थे, 18-20 कैसे आ जाएंगे? तो 18-20 का 15 भी रह जाए तो 1-2 टॉपिक छूट जाते हैं। और कभी कभी मैंने बताया हो सकता है कि इसमें से प्रश्न बन गया, यहीं से आपका एक ही प्रश्न लेके छोड़ दिया हो। तो लगभग एवरेज 15 से 20 प्रश्न ग्रामर के आने की संभावना है इस बार, क्योंकि 15 के लिए तो पहले ही पढ़ रहे थे। 4 नए टॉपिक जुड़े तो 2-3 प्रश्न बढ़ करके जरूर आएंगे, ऐसा मेरा अनुमान और अनुभव है। अब जब आप लोग इतनी व्याकरण सीख लेंगे तो वो जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे, और बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को शिक्षा शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे बेहतर सिखाया जाता है, और उस शिक्षा शास्त्र का जो आधार है उसको हम क्या कहते हैं? शिक्षण की विधियों के यहाँ आपको मोटे मोटे 3 भाग करके दिया है। कितने भाग? सबसे पहला आपको पढ़ना पड़ेगा संस्कृत शिक्षण की विधियां। पहला टॉपिक आपको दे रखा है इसने कि भैया संस्कृत शिक्षण की विधियां पढ़ो। लेकिन इस विधियों में भी एक प्रॉब्लम है। 2 प्रकार से शिक्षण की विधियां होती। एक तो भाषा की सीखने की विधियां, मैं संस्कृत सीखना चाहता हूं, मतलब 4 चीजें सीखना चाहता हूं: संस्कृत सुनना, संस्कृत बोलना, संस्कृत पढ़ना और संस्कृत, जिसको हम भाषा के 4 उद्देश्य भी कहते हैं, कौशल भी कहते हैं, आयाम, भाग, अवयव, कारक, तत्व, अंग और भाग, पार्ट भी कह सकते हैं आप। तो ये 4 जो चीजें हैं, इनको सीखने के लिए आपको कौन सी भाषा सीखनी पड़ेगी? संस्कृत भाषा सीखनी पड़ेगी। और उस संस्कृत भाषा का पठन पाठन कैसे किया जाता था, कैसे किया जाता है, और तकनीकी के साथ और कैसे किया जा रहा है, इस प्रकार से इसकी 3 मौलिक विशेषताएं आप पढ़ेंगे। यानी संस्कृत सीखने के लिए पुराने जमाने में भी तो पढ़ी जाती थी ना भाई। पाठशाला कैसी विधि है? प्राचीन है। भंडारकर कैसी है? प्राचीन है। और आजकल भी आप इसका प्रयोग कर ही रहे हैं, तो बाकी विधियां कैसी हैं? नवीन। और इसमें आपने बहुत सारी नवीन तकनीकी का प्रयोग कर दिया तो वो कैसी हो जाएंगी? नवीनतम। तो एक तो संस्कृत पढ़ने और सीखने की विधियां पढ़नी है आपको। मैं संस्कृत सीखना चाहता हूँ, अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, तो आप लोगों को कहते हैं ना 90 घंटे में अंग्रेजी सीखे फर्राटेदार। इसका मतलब अभी अंग्रेजी का गद्य पद्य नहीं सीख रहे आप, अभी सिर्फ अंग्रेजी भाषा को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, उसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। अब यहाँ प्रश्न करता है, बताइए संस्कृत शिक्षण की कौन सी प्राचीन विधि नहीं है, कौन सी नवीन विधि है, निम्न में से कौन सी नवीनतम उपागम या नवीनतम विधि का रूप है, कौन सी भारतीय संस्कृति का संरक्षण करने वाली विधि है, बताइए चरित्र निर्माण और संस्कार पर कौन बल देती है, कौन सी ऐसी विधि है जो जटिल नियमों को छोड़कर व्याकरण और अनुवाद के द्वारा पढ़ाने पर बल देती है। यदि आपने पढ़ा होगा तो दिमाग में उत्तर चल रहा होगा, बाकी तो श्रवण ही चल रहा है। मैं कुछ बोला प्रश्न आपको? तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको यहाँ पूछता है।
अब संस्कृत भाषा के अंतर्गत दूसरा विधि का एक प्रकार और पूछेगा। जब संस्कृत की किताब हाथ में लोगे तो एक भाषा की किताब में 3-4 चीजें होती हैं, गद्य, पद्य, नाटक, अनुवाद और व्याकरण, 5 चीजें हैं। तो अब आपको आगे जाकर इनकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। गद्य को कैसे पढ़ाऊं, पद्य को कैसे पढ़ाऊं, नाटक को कैसे पढ़ाऊं, अनुवाद को कैसे पढ़ाऊं, और लास्ट में एक होता है जो भाषा का प्राण है, जिसका नाम क्या है, व्याकरण। तो भैया गद्य पढ़ाते समय अच्छी विधि कौन सी है, पद्य की श्रेष्ठ विधि कौन सी है, नाटक की सबसे बेहतर विधि कौन सी है, अनुवाद की सबसे शानदार विधि कौन सी है, व्याकरण की सबसे बेहतर विधि कौन सी है, आगमन और निगमन। आगमन निगमन परीक्षा में नहीं हो तो आगमन, और छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो भाषा, और भाषा संसर्ग का दूसरा नाम क्या है, व्याकरण विधि। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने पड़ेंगे। मैं प्रश्न करूं कि पद्य शिक्षण करवा रहा हूं, श्लोक पढ़ा रहा हूं, सबसे अच्छी विधि का नाम क्या है, खंडान्वय, और खंडान्वय के बाद दंडान्वय। छोटे बच्चे हों तो उनको पढ़ाने की विधि गीत विधि। तो आजकल परीक्षक इस प्रकार के नए नए प्रश्न पूछता है। इसी प्रकार अनुवाद में पूछेगा, इसी प्रकार नाटक में पूछेगा। विधि के ही साथ में एक नया सोपान जोड़ के आपको यहां पढ़ना पड़ेगा, शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण के सूत्र। क्या फर्क होता है शिक्षण के सिद्धांत और सूत्र में, 2 ही लाइनों में समझेंगे हम थोड़ा, क्योंकि पढ़ तो रहे नहीं, हम तो बातें कर रहे हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे सीखना है। दोस्तों, जब एक अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, इसे मैं चर्चा कर रहा हूं इस समय, तो मैं पढ़ाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखूं, वो तो कहलाते हैं शिक्षण के सिद्धांत। क्या कहलाते हैं, जैसे आपकी रुचि का ध्यान रखूंगा, रुचि का सिद्धांत, पहले मौखिक बातें करूंगा, फिर लिखवाने का काम, मौखिक से लिखित स्वाभाविकता का सिद्धांत, एक क्रम से लेकर पढ़ाऊंगा, अनुक्रम का या क्रम का सिद्धांत, एक पाठ विभाजन कर करके पाठ्यक्रम को पूरा करवाऊंगा, विभाजन का सिद्धांत, मैं आपकी सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखूंगा तो उसका सिद्धांत। ये मेरे लिए हैं कि पढ़ाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार से शिक्षण के सूत्र वो सूत्र होते हैं जो हमें इस सवाल का जवाब देते हैं कि शिक्षण कैसे होना चाहिए। जैसे कठिन से सरल की ओर, वापस लेके आता हूं, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ऐसे चलता है ना, इसलिए अंश से पूर्ण की ओर। तो कोई भी शिक्षण सूत्र वो होता है जब हमको ये बताता है कि साहब शिक्षण कैसा होना चाहिए। तो ये दोनों भी आपके यहीं जोड़े हैं। इसके बाद में यहाँ आपका एक जोड़ दिया, शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न। शिक्षण में अभिरुचि बढ़ाने के लिए, बच्चों का ध्यान बढ़ाने के लिए अध्यापक कुछ ऐसे कार्यकलाप या प्रश्न पूछता है। जरूरी प्रश्न ही पूछे, और भी काम कर सकता है, उसको हम कहते हैं शिक्षण की अभिरुचि बढ़ाने वाले प्रश्न। जैसे एक तो प्रश्न ही पूछ सकता है, उत्तर प्राप्त करता है। अब इसमें आपके वो सारी चीजें आ जाती हैं जिनको अध्यापक के कौशल कहते हो ना, अध्यापक कौशल। जैसे उदाहरण के लिए प्रश्नोत्तर कौशल, उदाहरण के लिए श्यामपट्ट कौशल, इसी प्रकार से होता है आपका प्रस्तावना कौशल, उसी प्रकार से उदाहरण देने का कौशल, व्याख्या करने का कौशल, अन्वेषण प्रधान कौशल, सारे गृह कार्य का कौशल सब यहाँ आ जाते हैं, जिनके माध्यम से कक्ष में बच्चों को जोड़े रखने का प्रयास मास्टर जी करते हैं। ए लाली बता, अब लाली को पूछा और सारे के सारे लाला लाली सन्नत हो जाएंगे, और मार लो मास्टर पूछ लियो, क्या पता मुझे पूछ लेगा। तो प्रश्न उत्तर पूछना भी एक कला है, बच्चों को जोड़ने का तरीका है। जरूरी हर बार मूल्यांकन के लिए प्रश्न करें। इसी प्रकार से उदाहरण दिया, अब आपका मन नहीं था, पता नहीं जब से 1 घंटा हो गया क्या बके जा रहा है, लेकिन जैसे उदाहरण दिया, गंगा जमुना सरस्वती को याद किया, अब आओ लो मजो, जुड़ गया। तो कई प्रकार के तरीके होते हैं। कई बार अध्यापक बोलते बोलते चुप हो जाता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में आप पढ़ते, मनोविज्ञान में चलता है। तो अध्यापक कैसे कैसे आप लोगों को जोड़ सकता है, उसके लिए प्रश्न या कोई अन्य विधा का प्रयोग करना संस्कृत शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न कहलाते हैं। ये लेवल 2 में आप पढ़ते हैं, केवल लेवल 1 में आपका ये सब होता नहीं है। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो आपका पार्ट है उसमें आप पढ़ेंगे, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, भाषा के कौशल आप बता रहे थे, वो आपके भाषा अर्जन में आपका सहयोग करते हैं। भाषा के उद्देश्य भी और कौशल भी हैं। और संख्या कितनी बता रहे थे आप, कौन कौन से वो आपके, श्रवण और भाषण और पठन और ठीक है, किसी मनोवैज्ञानिक ने चिंतन का नाम भी दिया है, याद रखना, कोई आ जाए ऐसे, इसकी तैयारी से आप कर रहे होंगे। चिंतन को भी एक 5वां कौशल भाषा का माना गया है कि भाषा का सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उसके साथ भाषा का चिंतन भी, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को स्थान दिया है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि बताइए श्रवण का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, श्रवण के घटक क्या है, श्रवण में कौन से कार्यक्रम अध्यापक कर सकता है, श्रवण कौशल के विकास के कौन कौन से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, और लास्ट में पढ़ते हैं आप श्रवण कौशल की विधियां। ऐसे ही विशेष रूप से जो परीक्षा में टारगेट करता है वो 2 हैं आपके ये वाले, अस्वाभाविक कौशल, प्रौढ़ कौशल, कठिन कौशल, जिसमें एक का नाम पठन और एक का नाम लेखन। ये तो आपको टारगेट करता ही करता है परीक्षा में। अब जहां तक हम याद करते हैं उससे और आगे निकल जाता है।
जैसे आजकल सीटेट में क्रेज चला है, और बाकी राजस्थान के अलावा टेट में भी बार बार पूछा जा रहा है, कौन सा कौशल है जो मूर्त नहीं है लेकिन ग्रहणात्मक है, कौन सा कौशल अभिव्यक्तात्मक है लेकिन अमूर्त नहीं है। ऐसे तोड़ मरोड़ करके उलझा के प्रश्न देता है। बात समझ में आ जाए तो उत्तर मिल जाता है, और बात समझ में नहीं आए तो सर को खुजाने के अलावा और ऊपर छत पे जो है छत को गिरने के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं होता। तो कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो आजकल पढ़ने से नहीं बल्कि समझने से पार पड़ती है। इसी में आपका एक और पार्ट जोड़ दिया है, शिक्षण सहायक सामग्री। अब शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण उद्योतन सामग्री और शिक्षण निर्देशन सामग्री, 4 प्रकार की सामग्रियों को आप कक्षा में अप्रोच करते हैं। मैं शिक्षण के समय जिन जिन भी सामग्रियों का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य को सरल, रुचिकर और बच्चों के समझ के योग्य बनाने के लिए मैं प्रयोग करता हूं, तो शिक्षक के हिसाब से तो कहलाती है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण के समय बच्चों के समझने में जो शिक्षण सामग्रियां सहयोग करती हैं, तब उनका नाम शिक्षण अधिगम सामग्री। बच्चों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने का, बच्चों की इंद्रियों को प्रेरित करने का काम कोई करे, तब वो शिक्षण उद्योतन सामग्री। और मास्टर जी चाहे मर जाए, हमारी पढ़ाई में फर्क नहीं पड़ेगा, बिना शिक्षक के भी, शिक्षक की अनुपस्थिति में भी शिक्षण कार्य चलता रहे, ऐसी सामग्रियां शिक्षण अनुदेशन सामग्रियां कहलाती हैं। ऑनलाइन वीडियो क्लास, मास्टर जी की जरूरत नहीं, आप घर बैठे आराम से रोटी पका रहे हैं, इधर चल रहा है किचन में अपना आलू काट रहे हैं और उधर संस्कृति क्लास चल रही है, ऐसा लोग बताते रहते हैं आप लोग। ये सब कमाल किसका है? ऑनलाइन एजुकेशन का है, शिक्षण अनुदेशन सामग्रियों का है। तो ये 4 प्रकार से काम आती है, वो भी आप यहाँ पढ़ते हैं। सहायक सामग्री के अलावा आपका एक टॉपिक है यहाँ पर संप्रेषण सामग्री। विचारों के आदान प्रदान करने के जो भी आपके साधन है वो सब क्या कहलाते हैं? संप्रेषण साधन। मास्टर जी भी क्या है? संप्रेषण का साधन है। ये जो स्पीकर लगा रखा है ये भी क्या है? संप्रेषण का साधन है। ये ब्लैक बोर्ड भी, व्हाइट बोर्ड है इस समय, व्हाइट बोर्ड भी आपका पट्ट जो है वो भी आपका संप्रेषण का साधन है। इसमें आपका एक विशेष साधन यहाँ पढ़ाया गया आपको, पाठ्य पुस्तक, जिसके द्वारा सूचनाओं का, शिक्षण का आदान प्रदान किया जाता है, जिसकी विशेषताएं पढ़ते हैं, आंतरिक विशेषताएं, बाहरी विशेषताएं, अच्छी पाठ्य पुस्तक के क्या गुण हैं, क्या दोष पाए जाते हैं, पाठ्य पुस्तक को देने वाला कौन है, पाठ्य पुस्तक विधि को देने वाला वेस्ट था, पाठ्य पुस्तक को कम्युनिस्ट ने दिया था, और भाषा में प्रयोग भी आपके उसी भाई ने किया था। तो कैसे भी प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक को आधार मान, देखो पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधि में पाठ्य पुस्तक का मतलब है किताब, उसको क्यों हमने आधार बनाया। फिर पाठ्य पुस्तक का पाठ्य पुस्तक विधि, जिसमें पाठ्य पुस्तक का आधार मान करके पढ़ाई होती है। तीसरा होता है ये पाठ्य पुस्तक गिरी, जिसका मतलब है संस्कृत में महान, महत्वपूर्ण किताबें, जिनके लेखक और उनकी किताबों के नाम। तो 3 जगह पाठ्य पुस्तक आता है आपका। इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे, थर्ड पार्ट आपका आता है जो कहता है कि आजकल हम ज्ञान की परीक्षा नहीं चाहते, हम ये प्रश्न नहीं करते बच्चे से कि तू कितना जानता है, हम ये जानना चाहते हैं कि बालक तू कैसा है। जब हम किसी के बारे में इस प्रकार का भावनात्मक प्रश्न करें, किसी के सभी स्वरूपों की जानकारी चाहे उसका आकलन करें, परीक्षा नहीं करें, तो उसको ओवरऑल रूप से देखने का कार्यक्रम बताइए क्या कहलाता है? मूल्यांकन। मूल्यों का आकलन करना, मूल्यों का अंकन करना क्या कहलाता है? मूल्यांकन। मूल्यांकन के प्रकार कितने हैं ये भी आजकल विवाद का विषय बना हुआ है, क्योंकि हमको तो 2 ही प्रकार पढ़ाए गए हैं, मौखिक और लिखित, या गुणात्मक और परिमाणात्मक। लेकिन परीक्षा में पिछली बार ही है, शायद ये 2015 में आया कि मूल्यांकन के प्रकार कितने हैं, और 2 ऑप्शन में मिले ही नहीं। आलो जी क्यों लफड़ो, 4 बता रहे हैं बिल्कुल, जैसे संकलन, व्याधि निर्णय, रूपक और परंपरा, इस हिसाब से आपके 4 होते हैं। तो वो नई विधा है, किसी शिक्षा शास्त्री ने कह दिया कि बच्चे के पढ़ाने के समय 4 प्रकार से मूल्यांकन आप कर सकते हैं। व्याधि निर्णय करना, समस्याओं दोषों का निराकरण करना, रूपक व्यू रचना बना करके मूल्यांकन करना, इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से 3-4 का संकेत, निर्णय, ऐसे करके 4 प्रकार आपके बता दिए। तो इनकी चर्चा करेंगे हम आगे। लेकिन यहाँ मेरी जो संस्कृत भाषा है उसकी दृष्टि से जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ मूल्यांकन में पहला पार्ट आता है प्रश्नों के प्रकार का, कि प्रश्नों के प्रकार बताइए कौन से हैं। तो कितने प्रकार हैं मुख्य? यहाँ 2। मैं प्रश्न भी मुख से ही पूछूं, उत्तर भी मुख से ही प्राप्त करूं तो मौखिक हुआ, लिख करके ही पूछा, लिख करके ही आपने बताया तो वो लिखित है। लेकिन ओवरऑल हम पढ़ेंगे आगे कि साहब ये हमारे 2 प्रकार के हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक। फिर आपकी परिमाणात्मक परीक्षाएं जो होती हैं वो भी 2 प्रकार से, मौखिक और लिखित। लिखित भी आगे जाकर 2 प्रकार से, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक। वस्तुनिष्ठ भी 2 प्रकार की होती है, प्रत्यभिज्ञान और प्रत्यास्मरण। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको हम यहाँ साथ लेकर चलते हैं। अब दिक्कत क्या है कि मूल्यांकन को हमने अपनाया, मूल्यांकन में हमने बच्चे के हर पक्ष को देखा,
बच्चे के सर्वांगीण विकास को देखना चाहा। सर्वांगीण विकास को देखने के लिए परीक्षा से काम नहीं चलता है। सचिन तेंदुलकर पढ़ने में सही नहीं था तो क्या उसको हम बावड़ा बोलेंगे? एक आदमी जो 35 साल की उम्र में अपने उच्चतम करियर पर जाकर संन्यास ले लिया, कहा मैंने मेरी जिंदगी में जो करना था वो कर दिया, मैंने कर दिखाया, मैं अपने क्षेत्र का भगवान बनना था, मैं बन गया। जिस उम्र में हम करियर बनाने को लेकर सोच रहे हैं, जिस उम्र में हम करियर को लेकर लड़ रहे हैं, उस उम्र में जाकर तो आदमी ने संन्यास ले लिया। लेकिन वो तो 10वीं में मान लो फेल था, तो क्या कहेंगे? उसको मंदबुद्धि वाला कहेंगे। तो ऐसे पहले उस हिसाब से तो कहेंगे ही, भाई परीक्षा में पास नहीं हुआ सचिन यार, तो बावड़ा आदमी है, ऐसे ही कहेंगे और क्या कहेंगे। इसलिए आजकल हमने परीक्षाओं को छोड़ दिया। हमने ज्ञान के स्थान पर ज्ञान से संबंधित सारी चीजों को पकड़ लिया। चारित्रिक, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, संवेगात्मक, असंवेगात्मक, रुच्यात्मक, वृत्त्यात्मक, अभियोग्यात्मक, हर तरह के विकास को समाहित करके हमने ओवरऑल एक प्रश्न किया, तो ये बता गुरुजी बच्चों कशो का इंजे। और शादी के लिए जाते हो तो ये पूछते हो कि कितने तक का पाड़ा आता है तुझे, तभी शादी करूंगी, मैं तो नहीं करूंगी। पूछा कभी किसी लड़की ने कि पापा ये जरूर पूछना है किसका पाड़ा आता है कि नहीं आता, या फिर 19 का पूछना क्योंकि 19 का पाड़ा नहीं आता है। मैं समझ रही मेरी बात। पहले लड़कियां शादी करती थी तो लड़कियों की चॉइस होती थी। आजकल लड़के सरकारी कर्मचारी बन जाएं तो लड़कों की चॉइस होती है, और भगवान का भला हो तो दोनों की चॉइस हो जाती है। पहले लड़की विवाह के लिए जो प्रस्ताव रखते थे उसमें 3 वान होना जरूरी था। एक सबसे पहला था गुणवान होना जरूरी था बोल रहा हूं मैं, ऐसा सोच रहा हूँ ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा था, जो है वो तो आपको पता ही है। यदि व्यक्ति गुणवान नहीं है फिर क्या करे? गुणवान लड़का नहीं मिला तो कहा रूपवान होना जरूरी है, फिर काम चला लेंगे रूपवान है तो। बोला गुणवान और रूपवान दोनों ही नहीं तो फिर विवाह किससे करें? बोले कोई धनवान हो तो फिर ठीक है कर लेंगे ब्याह। आजकल उल्टा है, धनवान है तो डन 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 डन। बोले कल जाऊं बेटा, अरे पापा बोले बाहर ही निकल तो। आजकल वान में धनवान को प्राथमिकता दी जाती है, धनवान ना हो तो रूपवान का साहब खड़ा हो तो बराबर में अच्छा लगे ना। अरे गुणों की तो छोड़ो मैडम, कहाँ सत्य की बातें करें। ये तो केवल तसल्ली के लिए है और चाहिए के लिए। अब चाहिए में तो क्या क्या चाहिए, होना चाहिए में तो सब अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन है क्या? अब उसके बाद में कोई भी ना मिले तो कोई पढ़ा लिखा बेरोजगार बीएड धारी गुणवान तो है, लेकिन रूपवान और धनवान नहीं है। क्या तो कजोड़ के रामलाल के रामकुमार के काम चलाना पड़ेगा। मैंने बोला ना, कुछ काम नहीं करना चाहते लेकिन करना पड़ता है। बोले बीएड शिक्षा शास्त्री वाले से बाहर नहीं करना, लेकिन करना पड़ता है। तो गुणवान तो मैडम लास्ट में, आजकल ट्रेंड बदल गया है। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको मूल्यांकन में ओवरऑल देखना पड़ता है कि लड़का कैसा है। पढ़ने में ठीक नहीं है लेकिन खेलने में बहुत जबरदस्त है, आज्ञाकारी है, इस प्रकार का अनुशासित जीवन है, चरित्र बहुत बढ़िया है, व्यवहार अच्छा है। तो ओवरऑल बच्चे को देखने के लिए बच्चे का लगातार आपको देखना भी जरूरी है। इसलिए मूल्यांकन में एक नई कॉन्सेप्ट का प्रारंभ हुआ, सतत एवं व्यापक या समग्र मूल्यांकन। लगातार बच्चे का मूल्यांकन हो। कल परसों देख लिया, थोड़ा चलते फिरते कुछ लिखवा लिया, कुछ बलवा लिया, कुछ पढ़वा लिया, कोई काम के लिए कहा, कुछ सामुदायिक कार्य, कुछ भी, मतलब कुछ भी। और वो मूल्यांकन बच्चे के एक ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं होना चाहिए, सभी पक्षों का होना चाहिए। हो सकता है एक कड़ी कमजोर हो, बाकी कड़ियां बहुत स्ट्रांग हो। इसलिए ओवरऑल हम मूल्यांकन के लिए इस प्रकार की विधा का। और मान लीजिए कि समस्या आ गई, कल ही चेक किया था, प्रॉब्लम है। जब किसी समस्या के कारणों का पता लगाया जाता है तो, और समस्या के कारणों का पता लगाकर दूर करने के लिए, और एक सीटेट का सवाल देता हूँ आपको, कितना प्यारा सवाल था, समझते हैं तो आ जाता है, नहीं तो ये सोच पता नहीं क्या पूछ लिया। मुझे ये बताओ, निदान परीक्षण होता है कि शिक्षण होता है? सोच के बताओ, गलत हो जाएगा तो मैं किसी को नहीं कहूँगा। परीक्षण होता है। कारण का पता लगाना हो तो क्या करना पड़ेगा? परीक्षण करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर के पास जाते ही वो सबसे पहले पता नहीं क्या क्या लगाता है, जीभ निकाल, कोई तो ये लंबी निकाल देते, बोले इतनी मन निकाल, थोड़ी निकाल, डराएगा मुझे। तो वो वो क्या करता है? जांच कर रहा है। तो जांच को कहते हैं परीक्षण करना। और परीक्षण करके हम क्या करना चाहते हैं? निदान करना चाहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। और जब कारणों की जांच की जाती है, कारणों का पता चलता है, उसके बाद में होता है उसका ट्रीटमेंट। तो निदान के बाद क्या होना जरूरी है? और उपचार से पहले क्या जरूरी है? निदान के लिए होता है, और बताइए उपचार के लिए होता है। अब ये कॉन्सेप्ट चिकित्सा शास्त्र से आया। चिकित्सा शास्त्र में क्या होता था कि कोई रोगी है, वो डॉक्टर के पास जाता,
अब डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर ने कहा आगे भी राम कुमार? बोले आ गया साहब। बोले आजा 5 गोली ले, पानी के साथ ले, 2 घंटा सो जा, अभी बात करूंगा मैं तेरे से। 5 गोली दवा दे के डॉक्टर ने उसको सुला दिया। अब राम कुमार नींद में आया। अब बोले आगे आजा, अब बता क्या प्रॉब्लम है। ऐसा ही होता है ना? तो क्या होता है, पहले जाते ही डॉक्टर राम कुमार को चेक करेगा क्या खाया था। बोला साहब पूछो मैं तो, बहुत समय बाद कोरोना काल हटा और शादी मिल गई पहली, और बिना बुलाया गया था गार्डन में, आओ देखा ना ताव देखा, चाउमीन म्याउमीन सब खा गया सर में। कुछ तो ऐसी चीजें खाई जिनका नाम ही पता नहीं क्या था, बस एक नाव तैर रही थी, उसके अंदर दौड़ा दौड़ा गिरा हुआ था। सोच अरे जोरदार चीज होगी तो लपेट लिया मैं। और आते आते भी वो आइसक्रीम प्लास्टिक के डिब्बे में वो भी लेके आ रहा था। कितने लोग ऐसे बैठे होंगे, आप कहें नहीं वो अलग बात है, पर ऐसे कितने लोग हैं जो शादी में भर पेट खा के फटने वाला होता है तब तो रुकते हैं, और उसके बाद में आते आते एक आध आइसक्रीम का या कुल्फी का तो ले ही चलते, बोले गेलाम का बदतमीजी की भी इंतहा हो जाती है। तो बोला, फिर डॉक्टर को पता चला। अब डॉक्टर पहले समस्या के कारणों का पता लगाएगा, अच्छा ये प्रॉब्लम, इसका मतलब तेरा पेट इसलिए खराब है कि तू इसलिए बीमार हो गया, इसलिए ये हो गया वो हो गया, तब जाकर के वो आपको दवा देता है, और दवा देकर के उसका क्या करता है वो अच्छा। अब शिक्षक के पास में तो ना कोई बेचारे के पास में थर्मामीटर है। राम कुमार आया, बोले क्या प्रॉब्लम है सर? किताब पढ़ना नहीं आता, मुंह फाड़ लंबी लंबी सांस ले, पकड़ लिया क्यों नहीं। तो मेरे पास वो तो है नहीं, मैं तो कई प्रकार के परीक्षण करूंगा, टेस्ट लूंगा, कुछ और चीज़ों से लिखवाऊंगा, पढ़वाऊंगा, इसको यहाँ से पढ़ देके इस प्रकार के परीक्षण करूंगा। तो मेरे पास तो परीक्षाएं हैं, तो परीक्षाओं से शिक्षक क्या करता है? बच्चे का निदान। अब जब मुझे पता चल गया कि राम कुमार की प्रॉब्लम है कि राम कुमार को वर्णमाला का ही ठीक ज्ञान नहीं था, स्वर मात्रा का ज्ञान नहीं था, इसलिए आगे पढ़ना ही नहीं सीखा, तो दवाई के लिए थोड़ा ना कि 2 गोली दे दे सुबह पानी के साथ, रात को सोते समय गुनगुना दूध करके बेटा सो जाना और सुबह देखना चमत्कार। अब राम कुमार उठा और मम्मी 2-4 किताबें ले आ, बस आज तो पूछे मत, काम कर गई दवा। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मुझे तो दवा के रूप में बच्चे के साथ क्या करना पड़ेगा? शिक्षण। तो डॉक्टर कौन है शिक्षा शास्त्र में? शिक्षक। रोगी कौन है? छात्र हैं। यहाँ मैं बच्चे का सबसे पहले समस्या के कारणों का पता लगाने का करता हूँ निदान, उसके लिए क्या करता हूँ? परीक्षण। परीक्षण का मतलब परीक्षाएं। फिर मैं बच्चे का करता हूँ उपचार, क्या करवा के? तो जो चिकित्सा शास्त्र में होता था उसको हमने अप्लाई यहाँ किया। इससे फायदा क्या है? इससे ये फायदा है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में बच्चा नहीं बैठा, वार्षिक में बैठा, 100 में से 100 नंबर आ गए, लेकिन अर्धवार्षिक में 0 आया। 200 का रिजल्ट बना, 200 में से 100 आया, परसेंट बन गई 60। कितनी? 50। तो क्या वो सच में ही 50% लायक है क्या बच्चा? जो 100 में से 100 अर्जन कर रहा है वहां बैठता तो वहां भी अच्छे नंबर आते। तो ये परीक्षा की प्रॉब्लम थी, तनाव, डर, भय और केवल ज्ञान का परीक्षण, बाकी सब चीजों को इग्नोर किया जाता था। अब अर्धवार्षिक परीक्षा में 0 नंबर आए, वार्षिक में या मान लो कि 6 महीने बाद में अर्धवार्षिक में 0 आए, पता चला राम कुमार को किताब पढ़ना नहीं आता, मास्टर जी क्या करेगा? 6 महीने में कौन सी क्यों? मैं कहीं मारे बाप कौन सी का छोड़ देते थे बच्चे को, बोले बेटा 2-3 महीने और निकाल, अगली कक्षा में चला जाइए। फिर बोले गीता मैडम और राधेश्याम जी माट साहब बोला झेलता रहा। अब वो बच्चा बेचारा ऐसे टल्लक टल्लक टल्लो दे 8वीं तक तो पहुंचना ही पहुंचना है उसको, 9वीं में घुस जाएगा, पड़ जाएगा खड्डे में। अब 9वीं में पढ़े लो, बोले निकाल दो रे निकाल दो रे। कैसे निकालें? क्योंकि वहाँ तो परीक्षा होती है, तो वहाँ तो फेल होना ही होना है। इस प्रकार से बच्चे का साथ बहुत ट्रेजेडी हो जाती थी। अब सतत मूल्यांकन से क्या होता है? 6 दिन में 7 दिन में ही क्लियर हो जाता है कि इसका पढ़ना ठीक नहीं है, इसका लिखना ठीक नहीं है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसमें संवेग नहीं है, इसका अनुशासन नहीं है। और वो काम जो 6 महीने बाद करने वाले थे और जिसको नहीं करना चाहते थे, टाल देते थे, वो काम अब आप आराम से 3 दिन बाद स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि पूरा साल पढ़ा है, किसके भरोसे छोड़ेगे आप? तो ये फायदा होता था, तुरंत समस्या का पता होना, तुरंत बच्चे का निदान होना। जितना जल्दी बीमारी के कारणों का पता लगे उतना ही जल्दी उसका उपचार और शीघ्र उपचार भी संभव हो पाता है। तो यहाँ तक हम लोग जाते हैं। 3 टॉपिक्स हो गए आपके। सबसे पहला भाग तो शिक्षण की विधियाँ, फिर भाषा के कौशल, और लास्ट में यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा साथ जोड़ा है, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा साथ जोड़ा है, और यहाँ पर भी 2 कॉन्सेप्ट साथ जोड़े जो आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं। 15 में से ओवरऑल देखेंगे तो लगभग कितने प्रश्न हैं आपके? 5-5, लेकिन यहाँ से कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, 6-7 प्रश्न भी आ जाते हैं। कभी यहाँ से ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा ये प्रश्न ज़्यादा कर देता है, लेकिन एवरेज 5 प्रश्न मान के चलते हैं। ये पूरा संस्कृत का पाठ्यक्रम है जिसको आपको तैयार करना पड़ता है। हम स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार से, और वाया वाया करते 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 लास्ट में हम कहाँ खत्म करते हैं? अब मैंने पहले ही बोला कि परीक्षा तैयारी पढ़ने मात्र से नहीं होती है, सीखने से होती है, और उसके लिए भी एक सटीक आपकी जीवन शैली होनी चाहिए, और उसके लिए तैयार करने से पहले मन में ऑल इज वेल की गुड फीलिंग्स होनी चाहिए। किसी विषय को आप ये पढ़ करके पढ़ें
कि बहुत बेकार विषय है, पढ़ना पड़ेगा, और उसी को आप ये करें कि यार ये तो मेरी ज़रूरत है, ये तो मैं परीक्षा में मुझे पास करवाएगी, इसको पढ़ूंगा लिखूंगा तब जाकर अच्छे नंबर आएंगे, तब जाकर मैं मास्टर बनूंगा। तो एक ऑल इज वेल की जो फील है, अपने आप को बुद्धू बनाने का प्रोग्राम है, वो इंसान को आना चाहिए। इससे क्या होता है, तनाव कम होता है, नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाते हैं। भाई एक तो कि यार तो पढ़ना पड़ेगा, बहुत गंदी लैंग्वेज है साहब, मैं इसको कैसे पढूं, और एक करें कि यार नहीं ठीक है, मैं कौन सा हिंदी पढ़ के आया था माँ के पेट से, अरे राम कुमार का जन्म हुआ, राम कुमार की मम्मी ने कहा कि अभी भी तो आया है यार दुनिया में, बेटा बैठ तुम, तुझे पढ़ाना है, गच्छति गच्छति गच्छति, पढ़ अभी तू। हम अपनी मातृभाषा को स्वाभाविक सीख जाते हैं। ऐसे ही मान के चलो कि अभी संस्कृत का माहौल मिला है, इसको भी हम सीख जाएंगे। बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम संस्कृत पढ़ाने वालों ने भी इसको थोड़ा कठिन कर दिया। सबसे पहले क्लास में घुसते ही हम लोग चढ़ते हैं, भैया इसको हल्के में लेना, जिंदगी खराब कर देगी भाषा संस्कृत आपकी। और फिर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, संधि का नाम लिखा इको यणची। अब इको यणची को तो आपने बर्दाश्त कर लिया, थोड़ा झटका लगा, अच्छा इको यणची, फिर वापस संभल गए आप, चलो जी क्या। फिर जैसे ही आप संभले तो दूसरा ब्रह्मास्त्र, अका सवणे दीर्घ, 4, 5, 10, 15 सूत्र आते आते तो लास्ट में चाहे इको यणची आए चाहे अका सवणे दीर्घ आए, ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया, आ रहा जा रहा, क्या फर्क पड़ता है। प्रॉब्लम है, हमारी भी प्रॉब्लम है। कहाँ कहा गया है कि आपकी रीट भर्ती परीक्षा में सूत्र आएंगे, आप बताओ, आप कभी आया आज तक परीक्षा में? हाँ ठीक है, सूत्र आधार हैं भाषा के, जिनको याद हो जाता है तो थोड़ा सरल हो जाता है, लेकिन जिनको याद नहीं हो जाता उनको बोले दाद हो जाए, लेकिन ये नहीं होता, नहीं होता, तो क्यों उसके पीछे पड़े रहे हम? हमारा तो टारगेट परोपकार को समझना है, हमारा तो टारगेट दैत्यारी शब्द को समझना है। अब अकय सवर्ण दीर्घ से सीखे तो बढ़िया, और उसके बिना सीखे तो भी और बढ़िया। तो थोड़ा सा क्या है कि हम लोग भी उसको जटिल बना देते हैं, डरा देते हैं आप लोगों को, क्योंकि बिना डर के प्रीत नहीं होती। आप लोग कब पढ़ेंगे हमसे? जब हमको डराएंगे। हम कहेंगे कि इसको यदि नजरअंदाज कर दिया ना तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे मास्टर मास्टर नहीं, देख लो ऐसे करते, फिर आप सोचेंगे हाँ यार गुरुजी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो संस्कृत इतनी कठिन नहीं है, बस थोड़ा उसका हम ये टारगेट करें कि 30 सवाल हमको करने हैं और 3 सवाल हमको चाहिए तो चाहिए। अब पढ़ने का एक तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को, सीधी भाषा में बात करें। आप सबसे पहले संस्कृत की जो भी आपके पास किताब है, विषय वस्तु है, उसका टॉपिक पढ़े आप। जैसे सबसे पहला टॉपिक कौन है? वर्ण विचार। और ऐसे पढ़े कि नई चीज है, इसको मैं सीखना चाहता हूं। ऐसे स्ट्रेस लेके मत चलो कि वर्ण विचार में से 2 प्रश्न आएंगे और दोनों आने चाहिए मुझे, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इसको। आप सिर्फ ये सोचो कि यार 10वीं क्लास में पढ़ते थे, 6 पेपर होते थे हमारे, पढ़ते थे ना हम 6 किताबें, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए पूरी किताब याद करनी पड़ती थी, गणित में कितना समय जाता था। यहाँ पर भी तो आप 5 या 4 विषय तो पढ़ रहे हैं, तो उसको किताब ही माने आप। अब तो गाइड ही आप कितनी सी रह जाती है, पहले तो 5-5, 4-4 मोटी मोटी पासबुक्स याद करते थे। पहले आप टॉपिक को पढ़ें, जब टॉपिक को आप पढ़ लें उसके बाद में उसके क्या करने जरूरी है? अभ्यास प्रश्न बहुत जरूरी है। मैं तो ये मानता हूँ, मेरा जो अनुभव है कि टॉपिक के जस्ट बाद में 50, 60, 70, 80 अभ्यास प्रश्न होने ही चाहिए, बशर्ते वो निरर्थक प्रश्न नहीं होने चाहिए, फालतू की संख्या बढ़ा करके काम खत्म कर दे। सार्थक प्रश्न होने चाहिए, आपको लगे कि हाँ यार देखो ये प्रश्न मैं पढ़ा, अभी मैंने इनके जवाब दिए, मुझे तो आ गया, इसका मतलब मुझे आ सकता है। और वही प्रश्न आपकी परीक्षा में पढ़ते हैं। यदि आपने टॉपिक पढ़ा और उसके पीछे आपको प्रश्न आ ही नहीं रहे, इसका मतलब है आपने उसमें से अभी कुछ सीखा नहीं है। तो पढ़ने से काम नहीं चलता है, सीखने से काम चलता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम मरने के बाद भी हमारा प्रयास रहे कि एक बार तो भूत बन के भी जवाब दे दें। अरे मान लो कि राम कुमार मर जाए और दाह संस्कार के लिए लकड़ियों पर लिटा दे, और कोई मुझसे आकर के कह दे कि बता राम कुमार, कान में कह दे कि बता, ऐसे ही मरे हुए को कह दे कोई कि बता राजस्थान में जिले कितने हैं, कितने हैं? तो राम कुमार एक बार क्या पता उस प्रश्न का जवाब देते देते वापस आ जाएगी, यार रुक यार ये प्रश्न तो मैं बता के आऊंगा, और बैठा होकर कह रही 33 वापस खट से मर जाए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम मर भी जाएं लेकिन भूलेंगे नहीं। भाषा तो इतनी प्यारी है बेचारी, जीके में आप कितना ही पढ़ो, नहीं कह सकते आप कि आत्मविश्वास है कि मैं पूरे में से पूरे कर दूंगा, लेकिन जहाँ सिलेबस फिक्स है, आज से 2500 साल पहले भी यही चल रहा था, आज भी यही चल रहा है और हमेशा यही चलता रहेगा। तो जिसमें स्थायी होता है वहीं बहुत अच्छी बात हो जाती है। आपने पढ़ा कभी सुबह सुबह आज की ताज़ा खबर पढ़ी कभी आपने? सुनील ने फोन किया आपको, अरे यार गजब हो गया, बोले क्या हो गया? अब तो भैया दीर्घ संधि का सूत्र ये कोई अड़ची पढ़ना पड़ेगा तुझे। नहीं हुआ कभी? माहेश्वर सूत्र 14 ही पढ़े आपने, अखबार की हेडलाइंस नहीं पढ़ पाएंगे आप जिंदगी में जीते जी, और मरने के बाद भी नहीं सुन पाएंगे कि माहेश्वर सूत्र बदल कर हो गए 28। ऐसा कभी नहीं होगा। कितनी अच्छी बात है बताओ। जो आज पढ़ोगे वही कल पढ़ना है, वही परीक्षा के 25 तारीख को पढ़ना है, उससे पहले पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है, पढ़ाना है।
तो जो आज पढ़ रहे हैं वही कल पढ़े थे, कल पढ़ना है, उससे कभी डरने की जरूरत नहीं है। बस शर्त आपका होना चाहिए टॉपिक पढ़े, अभ्यास प्रश्न पढ़े। अब अभ्यास प्रश्न का भी एक तरीका होता है, वो भी सुनो। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपने ले ली साहब, किताब के पीछे टेस्ट पेपर आप पढ़ रहे हैं, आपने 100 प्रश्न देखे, 20 टॉपिक के 2000 क्वेश्चन आपने देखे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको आप कभी नहीं भूल सकते, होते हैं ऐसे सवाल, आप तैयारी कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये तो मैं अभी नहीं पढ़ता तो भी मुझे ध्यान था। ऐसे प्रश्नों को तो आप एक बार पढ़ के और छोड़ दें। जो प्रश्न आपको लगता है कि ये तो नया है, ये मैं भूल जाता हूँ, ये मेरी समझ में नहीं आता है, उस प्रश्न को आप टिक लगा लें। ऐसे टिक लगाते जाओगे तो एक टॉपिक के कम से कम 50 प्रश्न तो आएंगे आपको भैया, क्योंकि आपने इतने दिन पढ़ा है, सीखा है। अगली बार मुझे बताओ आप लोगों को कितने प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे? केवल 50, यानी 2000 में केवल 1000। अब आपका एक साथी 2000 सवालों को 3 बार पढ़ा, 4 बार, फिर 2000 ही पढ़ा, फिर 2000 ही पढ़ा, फिर 2000 ही पढ़ा। लेकिन आपने यदि इस विधा से पढ़ने का अभ्यास कर लिया कि जो आता है उसको मैं क्यों बार बार पढ़ूं, जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता उसको क्यों बार बार पढ़ूं, तो वो व्यक्ति यदि एक बार पढ़ेगा तो आप कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। और याद करने का सबसे बेहतर बादाम खाने से कुछ नहीं होता है, अभ्यास से सब कुछ होता है कि जितना जल्दी उसको पकड़ेंगे। मैं आपसे मिला, आपने मेरा नाम पूछा, बोले क्या नाम? बोले राम कुमार। कल फिर मैं मिलूंगा तो नाम पूछोगे आप मुझसे? पता है आपको कल मिला तो राम कुमार है, लेकिन मैं आपको 1 साल बाद मिलूं तो कहोगे यार याद तो आ रहा है तू घुंघराले बाल, लेकिन तेरा नाम याद नहीं आ रहा, तो बताना पड़ेगा मुझे। तो पढ़ने का एक सबसे बेहतर और अनुशासन यही तरीका है, यही रामबाण है कि जिस विषय वस्तु को पढ़ रहे हो उसको कितना जल्दी वापस पढ़ा जाए। 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में पकड़ लो वापस। आज पढ़े हो, 1 महीने बाद पढ़ रहे हो तो फिर हो गया स्वाहा, फिर लगेगा कि वही वापस नया नया। इसलिए जितना जल्दी हो सके वापस पकड़ो उसको, जितना जल्दी हो सके उसका अभ्यास करो। और अभ्यास में क्वेश्चन आंसर का सहारा लो, लेकिन उसको इस तरीके से पढ़ो आप कि ये तो आता है मुझे, मर जाऊं तो ही नहीं बोलूं, तो उसको इग्नोर कर जाओ कि ये संदेह है, भूल भी सकता हूं, नया सवाल है, आगे ध्यान रखना पड़ेगा। टिक लगाते जाओ, एनर्जी बढ़ाओ, समय बचाओ, ऊर्जा बचाओ। 10 सवाल मैं आपको दे दूं और 8 सवालों के जवाब आपको आगे, 9वें सवाल पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी गति बढ़ गई है। वो तो आगे हो, वो तो आगे हो, वो तो आगे हो, अब वो नहीं आया ना, उसमें भी ध्यान नहीं जाएगा आपका। लेकिन जब आप केवल वही प्रश्न पढ़ते हैं जो आपको नहीं आ रहे, तो पूरा ध्यान भी आपका जाएगा। बहुत बढ़िया से देखेंगे उसको, यार ये नहीं आ रहा, देखो ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो ऊर्जा भी बचती है, अनर्थक आपका ऊर्जा का अपव्यय भी बचता है। समय की जो सबसे बड़ी बचत है, हम लोग ऐसे ही पढ़े, हम पूरी किताब को रख देते थे। भूगोल पढ़ रहे राजस्थान का, तो भूगोल में जो नहीं आया ना उसको अंडरलाइन करना सारी को, और उसमें आधा पेज खत्म हो गया, अगली बार आधा पेज ही पढ़ के आगे बढ़ गए, क्योंकि आधा तो हमको, अरे आपको पता है कि राजस्थान की आकृति वो पतंगाकार है, तो इसको कहीं भी किसी भी किताब में उठा के पढ़ो, पहली लाइन यहीं से स्टार्ट होगी। अब कितनी बार पढ़ोगे भाई इसको? रहम करें उस पर हम, तो उसको नज़रअंदाज कर जाए किताब में। एक किताब रखें आप, संस्कृत की भी कोई भी किताब आपके पास, में नहीं कह रहा कि मेरी किताब खरीदें या कोई और विशेष, कुछ भी एक किताब आप रखें। दूसरी किताब के प्रति मोह है, आपको लगता नहीं यार ये भी पढ़ना है, तो एक किताब को आधार बनाओ, बाकी की किताबों का उसी में टीप लो। वर्ण विचार में वर्ण को तो बढ़ाने से रहा कि भाई राम कुमार ने लिखा है तो साल वो तो 200-500 वर्ण पढ़ा दिया उसने, तो उसमें जो विशेष मिले उसको टीपते जाओ। इसको कहते हैं नोट्स मेकिंग। कट पेस्ट कभी नोट्स नहीं हो सकता। परीक्षा में आज तैयारी के लिए 80% मार्क्स ही कम से कम, और नोट्स का मतलब होता है जो आधा कर दे पहले ही। अब आप कह रहे हैं गुरुजी नोट्स से पढ़ना चाहता हूं, तो नोट्स तो वैसे ही कट पेस्ट होता है। अब आप चाहते हैं कि मैं 50% मैटर पढ़ के 80% अर्जित कर लूं, ये तो बावड़ापंथी होगी। एक गणित का मास्टर जी जो खुद परीक्षा में -16% पास करके जाकर मास्टर बन गया, और उसके पास नोटिस आया कि राम कुमार बता तेरा रिजल्ट बच्चों का 60% ही कैसे रहा? राम कुमार तो मन ही मन सोच रहा था खुदा की तरह से 60% तो रह गया, हमारा तो रिजल्ट -16 था जो मेरे पास है ही नहीं, वो मैं कहां से दे सकता हूं? मेरे ऊपर जाते चोरी चोरी तो इनका 16% माइनस होता। मैं तो धन्यवाद देता हूं इन्होंने जो 60% पता नहीं ले कौन से मास्टर से पढ़ के आए, मैंने तो दिया भी नहीं इनको। तो आप खुद 50% मैटर पढ़ रहे हो और कह रहे गुरुजी 80% क्यों नहीं बनी हमारी? 100% पढ़ोगे जब 80% बनता है। 60% पढ़ने से, नोट्स पढ़ने से 80% नहीं होता। अब वो नोट्स खुद बनाओ आप। नोट्स मतलब होता ही कट पेस्ट है, लेकिन आप कट पेस्ट मत बनाओ उसको, आप उसको पूर्ण बनाओ। किताब रख रहे हैं जीके की, ये किताब आपका मन करेगा, क्योंकि ये किताब से हम संतुष्ट नहीं होते हैं भाई। कंपटीशन का जमाना है, कोई कहाँ से मिलता है, कोई प्रश्न कहाँ से, हम चुग्गा चुगते हैं, यहाँ से चुग लिए, वहाँ से चुग लिए। लेकिन एक ऑथेंटिक आप रखो कि यार इसमें अच्छा मैटर है। अब एक किताब में लाओगे 80% वही मिलेगा, 20% ही तो ज़्यादा है, उसको उसी किताब में रंगते जाओ। देखो आपके नोट्स गजब के हो जाएंगे। क्या ज़रूरत है लाइब्रेरी बनाने की? क्या ज़रूरत है 10-15 किताबों का झमेला संभालना, लिपापोती करने की? क्यों टेंशन में सोते हो कि वो किताब दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ गई? मानवीय स्वभाव है, हम भी तैयारी करते थे, छोटी सी एक किताब किसी कोने में घुस गई तो सारे दिन बाहर वह खाना कटेगी, बाहर खाना कटेगी इतना तो हम घर में अपने घर वालों का हेरा नहीं करते, उतना तो किताब का हेरा।
कोई फ़ोन आ गया, टेंशन में कैसे, अरे यार वह खाना कटेगी अरे यार वह खाना कटेगी। भाई उसको किताब में ही सजाओ ना, फिर कहीं भी जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो परीक्षा की तैयारी के लिए स्किल्स बोलते हैं इसको हम लोग। टाइम कैसे बचाया जाए, कम टाइम में ज़्यादा कैसे पढ़ा जाए, वही कैसे पढ़ा जाए जो हमको ज़रूरत है, उसको कैसे बचाएं जिसको हम ज़रूरत ही नहीं है। क्यों पढ़ूँ मैं बार बार, राजस्थान के जिलों की संख्या 33 है। और एक बात और, ये जो आप नीचे अंडरलाइन करके बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट डालते हो ना, इसमें भी थोड़ा फर्क करना सीखो आप। मैंने कई साथियों की किताबें देखी हैं, लिखा होगा कि राजस्थान में जिलों की संख्या 33 है, इतना अंडरलाइन करते हैं कि वो 33 गुम हो जाता है, क्योंकि एक बार पढ़ोगे एक लाइन, दूसरी बार पढ़ोगे दूसरी लाइन, और धीरे धीरे वो लाल कलर से वो पता ही नहीं, बोलो कितने जिले हैं यार क्या है भाई। माना कि वो 2012-13 की सेकंड ग्रेड वैकेंसी में हर पेपर में सवाल आया था, तो वो उस समय के लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि नया नया जिला बना था, तो वो परीक्षा में धड़ाधड़ से पूछा गया। क्या आपको नहीं पता, आज के बाद बुढ़ापे में चले जाओगे, यदि 33 ही जिले बने रहे तो 10 साल बाद भी ध्यान रहेगा कि यार 2021 में 33 ही जिले थे। तो वो काहे के लिए इंपॉर्टेंट वो है जो परीक्षा में आने लायक है और आपको याद नहीं है। जो परीक्षा में आए चाहे नहीं आए लेकिन आपको याद है, तो फिर आपके लिए वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो थोड़ा फर्क करें, स्किल्स बनाएं। संस्कृत का सबसे बढ़िया तरीका है, एक एक इकाई को पढ़ते जाओ, उसका अभ्यास करो, संधि अभ्यास, समास अभ्यास, प्रत्यय अभ्यास। और जो चीज़ आपको लगती है कि बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, मुझे समझ में नहीं आता, 4-5 पन्ने निकालो आगे पेज के। 60 पेज पे पढ़ रहा था समास का उदाहरण चंद्रशेखर, ये परीक्षा में आएगा, ध्यान रखना। चंद्रशेखर है, आपको लगता है यार मैं भूल जाता हूँ इसका विग्रह कैसे होता है, तो आप 60 की बजाय 65 पेज निकालो और ऊपर टीप दो। आपने गौर किया कभी कॉपी के ऊपर 2 इंच की जगह क्यों छोड़ी जाती है? आपने गौर किया कभी किताब के ऊपर से राइटिंग क्यों नहीं की जाती? हकीकत में यदि किसी मनोवैज्ञानिक ने सोचा होगा तो मैं तो ये मानता हूँ कि वो 2 लाइन इसलिए छोड़ी जाती है ताकि पिछली कोई बात आप आगे इंपॉर्टेंट लिख सकें और एक ही बार की पढ़ाई में 2 या 3 बार पढ़ सके। कैसे? मैं पढ़ रहा था, चंद्रशेखर 60 पेज पे लिखा था और मुझे किसी ने कहा था या बताया था और मुझे लग रहा है कि परीक्षा में आता है, लेकिन ये नई बात है और मैं भूल जाऊंगा, मुझे पता है इसको जल्दी पढ़ना जरूरी है। 60 पेज की बात को 65 पे लिख दो आप। फिर जब 65 पे जाओगे तो सबसे पहले ध्यान कहाँ जाएगा? ऊपर। पहले पढ़ा, फिर लिखा, फिर उसको 2 बार, तीसरी बार पढ़ा। कितनी बार हो गई एक ही बार में? तो वो अपने आप स्टेबल हो जाएगा। अगली बार पढ़ोगे 6 बार पढ़ दिया आपने, याद हो जाएगा। ये कुछ ऐसी स्किल्स होती है जो अपने आप से डेवलप होती हैं, एक दूसरे के अनुभव से पता चलता है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, ईश्वर ने आपको भी बुद्धि से भरा है, बशर्ते आपका वे सही होना चाहिए। जब दिशाएं सही होती है तो दशाएं भी सही हो जाती हैं, और जब दिशाएं बिगड़ती है तो दशाएं भी बिगड़ जाती हैं। दशा मतलब समझ रहे हो? भाग्य, हमारी किस्मत, दशा खराब हो जाती है। तो व्यवस्थित करें। संस्कृत का शानदार पेपर आता है, बढ़िया पेपर आता है। पढ़ने और पढ़ाने में कई बार कड़वे अनुभव भी रहते हैं, ओ गुरुजी ये तो कतई समझ में नहीं आया, लेकिन गारंटी है मेरी कि जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो ना, अपने आप पेपर में समस्याओं का समाधान मिलता है। आपको क्या करना है? बोला ना मैंने, ज्ञानी थोड़ी बनना है। आपको तो परीक्षा के लिए चोरी करनी है। कैसे 30% चुरा लूं बस, चाहे वो परीक्षा में मेरा संस्कृत भाषा पर अधिकार हो चाहे ना हो। हमारा तो एक ही टारगेट है, उच्चतम स्कोर होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं साहब, हम लोगों ने ये सब कार्यक्रम सोचा है, अभी अप्रैल 25 को आपके एग्जाम है। लगभग मान के चलें कि पढ़ने के 2 महीने, पढ़ने के तो 2 ही हैं, 25 दिन तो दोहराने के मानो या तनाव के मानो या इधर उधर बटोरने में मानो या कुछ भी मानो, प्रैक्टिस सेट निकालने के मानो। 2-2.25 महीने के टाइम में हम ये मान के चलते हैं कि संस्कृत रीट और साइकोलॉजी 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं आपके जो मेन आधार होते हैं आपके रीट के। साइकोलॉजी को हम पकड़ते जा रहे हैं लेकिन वो हमसे 2 कदम आगे ही भाग रही है। संस्कृत से हम बहुत दूर हैं, इसलिए थोड़ी सी कड़वाहट हमको देती है। तो हमको भी लगा और आदरणीय सर धीर सिंह धाबाई जी को भी लगा कि यार एक काम कर लेते हैं कि यदि हम पूरा जो है, लोग बात बेच नहीं चाहते कि सर हम पूरा नहीं पढ़ना चाहते, एक तो समय नहीं है और कई बार ऐसी भी समस्याएं आती हैं कि सर इतना पूरा पे करें तो इतना ज़्यादा भारी पड़ता है। तो हमें लगा कि जो मेन बच्चे चाहते हैं, क्योंकि हकीकत बात है जब से विज्ञप्ति आई है यही कॉल आता है कि सर बस एक संस्कृत पढ़ा दो या फिर मनोविज्ञान पढ़ा दो या दोनों पढ़ दो तो मज़ा आ जाए। इसलिए हम दोनों साथियों ने मिलकर के निर्णय लिया कि चलो जो आप चाहते हैं वही आपको दिया जाए, ताकि बाकी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं वो अनर्गल, उसके लिए अनावश्यक समय भी नहीं देना पड़े। और जो चीज़ें आप पढ़ ली हैं, आपको लगता है कि ये तो हम खुद कर लिए हैं या कर लेंगे, वो आप पे छोड़ दी जाएँ। और शिक्षा मनोविज्ञान और संस्कृत का दोनों का, यदि आप केवल संस्कृत पढ़ना चाहेंगे उस हिसाब से संस्कृत, आप केवल मनोविज्ञान चाहेंगे तो केवल मनोविज्ञान, और आपको लगता है कि नहीं दोनों ही शिक्षक हम आपके लिए अच्छा काम कर सकते हैं मिलकर के, तो संस्कृत और मनोविज्ञान दोनों, जिस भी रूप में आप लोगों की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, उस रूप में आप दोनों हम लोगों को स्वीकार करेंगे।
तो इससे क्या सोचा हमने कि 35 दिन के लगभग हमारा कोर्स रहेगा और 35 दिन में लगभग 70 घंटे का शिक्षण कार्य होगा। आज 15 मिनट लेट आया हूँ मैं, वो तो कारण है कि 2-5 लोग बाद में आते हैं, कुछ हमसे भी हमारे जैसे भी होते हैं तो आते हैं। बाकी ईमानदारी से टाइम टू टाइम क्लास चलती है। 2 घंटे संस्कृत होगा आपका, 2 घंटे आप मनोविज्ञान ही चाहते हैं तो 2 घंटे मनोविज्ञान के होंगे। दोनों आप चाहेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 और 2 6 हो जाएंगे आपके बहुत प्रॉब्लम है, 4 हो जाएंगे आपके। तो 1 महीने के या 35 या अधिकतम 40, इसमें टेस्ट भी आप चाहें कि नहीं यहीं ले सर खड़े होकर के, तो वैसा प्रोग्राम होता है। अदरवाइज टॉपिक होता है बाकायदा, लगभग 100 प्रश्नों का टारगेट रहता है हमेशा के लिए, तो वो 100 प्रश्न आपके दे दिए जाते हैं। कई समस्या होती है तो क्लास में हम समाधान कर लेते हैं। मान के चलो, मैं कतई नहीं बोलूँगा, मैं कतई ही नहीं बोलूँगा कि 25 से आगे एग्जाम जाएगा आपका, क्योंकि पढ़ने वाला इंसान और पढ़ाने वाला इंसान ये कभी नहीं सोच सकता, नहीं बोल सकता कि एग्जाम आगे जा सकता है या चला जाएगा। ये काम उन लोगों का है, भले बुरा लगे आपको, ये काम उन लोगों का है जिनको मेहनत करने से परेशानी है, जो बिना पढ़े नौकरी चाहते हैं। कोई कई बार कहते हैं गुरुजी इनको आशीर्वाद दूंगा कि तो नौकरी लाग जाए, तो हम 2 चीज़ें जोड़ के बोल देते हैं कि भैया यदि तू मेहनत करता है तो भगवान तेरी नौकरी लगे, या फिर तू योग्य है तो भगवान तेरी नौकरी लगे, या फिर मान लो थोड़े कम मेहनत करता है, कम योग्यता है, लेकिन यदि नौकरी ही तेरी जिंदगी की ज़रूरत है, जिसके बिना तेरे जीवन का कोई आधार ही ना हो, तो ठीक है, फिर भगवान कॉम्प्रोमाइज़ करके भी तुझे नौकरी दे दे तो बढ़िया है। अब एक बात बताओ, बिना पढ़े कोई लग सकता है क्या? बिना मेहनत के कुछ पा सकते हैं क्या? बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपसे बेहतर कोई समझता भी नहीं है। ठीक है, वो अनुभव हमारे भी 2012 में रहे, हम भी बीएड करे 11 में वो लपेट फलक लपेट के बावड़े की तरह ऐसे लिपटे कि ज़िंदगी में अब तक सुलझ ही नहीं पा रहे हम। उसके बाद वही 12 का रीट एग्ज़ाम, टेट एग्ज़ाम, ये टेट करते करते पता नहीं कब ज़िंदगी ऐसी होगी, पता ही नहीं चला। शैशव अवस्था से बाल्य और बाल्य से सीधा प्रौढ़ावस्था में पहुँच गई। बीच का सोचते हैं तो मेमोरी डिलीट, क्योंकि लगे रहे इसी में, ऊर्जा का इसी में, 3rd ग्रेड की नौकरी करो, 2nd ग्रेड में लग गया रहो, 1st ग्रेड में लग गया रहो। अब जो है आप लोगों के इसमें लगे हैं भाई, ठीक है, हमारे थोड़ा सा ज्ञान और अनुभव से यदि आप लोग अपने जीवन का थोड़ा सा भी उद्धार कर पाते हैं, और आप लोगों की सफलता में एकाध नाम थोड़ा समय के लिए कि गुरुजी से 30 घंटे हमने कुछ पढ़ा और उसमें हमारा इतना सहयोग, इसके लिए 2 तरह से हम नौकरी चाहते हैं। कुछ लोग तो चाहते हैं कि तनख्वाह मिलेगी 1 तारीख के लिए, वेतनभोगी मास्टर बनना चाहते हैं। कुछ ये से भी लोग आपके बीच बैठे होंगे कि सर मैं जब गाँव जाता हूँ तो लोग हमारी तरफ तो देखा ही कौन है, आए लोग ये लोग, और वो फलाना आदमी देखो मास्टर बन गया, फलाना बन गया, तो उससे राम राम जी, आओ साहब, बैठो साहब, बीड़ी लगाऊं, सिगरेट मंगाऊं, बोले मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं है। इसको हम आत्मसम्मान बोलते हैं। कई ऐसे शिक्षक और बैठी होंगी आप लोग जो छात्रा अध्यापिकाएँ हैं, तो आप लोगों के मन में 2 तरह के होंगे कि सर मुझे अपने आप को थोड़ा प्रूव करना है, एक समाज का सभ्य नागरिक, एक समाज का प्रबुद्ध नागरिक, एक समाज का अंग मैं चाहता हूँ कि दुनिया मुझे भी नमस्कार करे। चमत्कार को नमस्कार है ना, तो वो चमत्कार आप चाहते हैं कि मुझे भी मान सम्मान मिले, मुझसे भी राम राम करे, जब निकल के जाऊँ तो कहेगी ओ देखो ओ है रामू जी को छोड़ो, भैया मास्टर वास्टर बन गो जो। इस तरह की बातें मेरे लिए भी हैं, तो इसलिए भी हम नौकरी चाहते हैं, केवल पैसे के लिए थोड़ा ना चाहते हैं हम। अपना मान सम्मान है, सामाजिक जीवन सुधरेगा हमारा, अच्छा लगेगा, गुड फील आता है अंदर से कि चलो हमारा जीवन सार्थक हुआ, हम कुछ बच्चों को ज्ञान देने के योग्य है, उनको अच्छा बनाएंगे, हम अच्छे हैं उनको भी अच्छा बनाएंगे, इसलिए भी हम नौकरी चाहते हैं। ठीक है, तो भैया यदि आपने 35 दिन ढंग से पढ़ डाला तो लाइफ है। बहुत बहुत धन्यवाद।